हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो, बढ़िया हो? तो चलिए अब हम क्वेश्चन या डिस्कशन में हमारा नया चैप्टर चालू करेंगे और वो रहेगा एग्जाम्शन। आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले। अभी जैसे बहुत से जीएसटी स्कैम सामने आ रहे हैं, जीएसटी की बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है जो आपने एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जरूर ध्यान रखना चाहिए। एज वेल एज बहुत अच्छी अच्छी एडवांस रूलिंग आ रही है। तो जीएसटी की न्यूज़ और एडवांस रूलिंग के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहिए मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल पे। और आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। पर आपको एक बात कह दूं कि अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया नहीं। पर कभी आप सैटरडे संडे जो है अगर सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, CA_विशाल_भट्टड़। इसके ऊपर इंस्टा पे वैसे पर्सनल हमारे फोटो वोटो तो शेयर होते ही है, हम बात पर्सनल बातचीत तो करते ही है, मजा मस्ती तो करते ही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं थोड़ा एम्फोसाइज करूंगा कि जो जीएसटी रिलेटेड न्यूज़ है या कोई जीएसटी रिलेटेड यहाँ पे एडवांस रूलिंग या इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं शेयर करते रहूँगा। तो मेरा इंस्टा आप ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं एग्जाम्शन इस चैप्टर पे। ये चैप्टर में लगभग मैंने 51 क्वेश्चंस यानी यस 51 के आसपास क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें आईसीएआई मटेरियल के क्वेश्चन सारे कवर्ड है। उसके बाद में एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर्ड है। एग्जाम में वैसे एक ही क्वेश्चन आया है, तो इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और अपने भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तभी मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पे अ, आपको अगर एम्फोसाइज करना है तो मोस्टली आप आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर और आईसीएआई मटेरियल के क्वेश्चन पे एम्फोसाइज कीजिएगा। और मेरे क्वेश्चंस में अगर पढ़ाते पढ़ाते मैं कहीं स्टार कर दूं कि ये क्वेश्चन अच्छा है तो वो क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के पहले अभी तो आप कर लोगे पर एग्जाम के पहले 51 क्वेश्चंस करना समवॉट डिफिकल्ट मैं भी मानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए 51 क्वेश्चंस मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ बहुत क्लियर कह दिया है कि आप एग्जाम के हिसाब से अगर प्रिपरेशन करना है तो इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा एम्फोसाइज कीजिएगा। जो आईसीएआई मटेरियल के क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है या आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन एग्जामिशन। नाउ ये पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। वेयर स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जनरल एग्जामिशन और स्पेशल एग्जामिशन और एब्सोल्यूट और कंडीशनल एग्जामिशन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सीजीएसटी एक्ट में एग्जामिशन का सेक्शन है सेक्शन 6 और आईजीएसटी एक्ट में एग्जामिशन का सेक्शन है सेक्शन 11। दोनों एग्जामिशन लगभग सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आईजीएसटी सॉरी 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 मेरे से गलती होगी, सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 11 है और आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 6 है। एग्जामिशन दो टाइप के होते हैं बेटा, एक जनरल एग्जामिशन और एक यहाँ पे हम बात करें तो स्पेशल एग्जामिशन। जनरल एग्जामिशन अगर हम बात करें तो ये जो है गवर्नमेंट इशू करती है, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है और इन ऑफिशियल गैजेट होता है। तो स्पेशल एग्जामिशन स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है पर बाय स्पेशल ऑर्डर होता है। दूसरा जनरल एग्जामिशन सभी को लगता है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या सेक्शन में, यानी वो ऐसा नहीं कि कोई एक ही पर्सन को लगेगा, अप्लीकेबल टू ऑल मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो यहाँ स्पेसिफिक एग्जामिशन उसको ही लगेगा, उसी एक पर्सन को लगेगा जिसको वो ऑर्डर दी गई है। जनरल एग्जामिशन पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम हर एरिया में दिया जाता है। स्पेशल एग्जामिशन एक्सेप्शनल नेचर का होता है, जैसे चैरिटेबल पर्पस या गुड स्ट्रेटेजिक नेचर होगा विच आर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो केस में स्पेशल एग्जामिशन दिया जाता है। जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वो सिचुएशन में स्पेशल एग्जामिशन दिया जाता है। ये सेक्शन 11(1) में कवर्ड है, तो ये 11(2) में कवर्ड है। सेकंड एब्सोल्यूट और कंडीशनल एग्जामिशन। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी कंडीशन, टैक्सेबल पर्सन मस्ट अवेल ऑल द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन विच आर एब्सोल्यूट विदाउट एनी कंडीशन।
तो बहुत से कंडीशनल एग्जाम्पशंस भी होते हैं कि अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल करोगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई सवाल पूछा जाएगा, पर ये बेसिक है। जैसा मैं अपना क्वेश्चन या नहीं मैंने ऐसा अरेंज किया है कि आप एग्जाम में रेगुलर बुक नहीं भी पढ़ो और मेरा क्वेश्चन पढ़ो तो भी चलेगा, यानी चार्ट रिवीजन और क्वेश्चन कर लिया तो भी चलेगा, क्योंकि फ्लो ही मैंने उस तरह से अरेंज किया है। सो चलिए दोस्तों, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का चलिए बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे वेल बीइंग हॉस्पिटल हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट इन द मंथ ऑफ जून। हॉस्पिटल का नाम है वेल बीइंग, उसके बाद में जून में पैसा मिला। इन लिeu ऑफ वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट इन द सेम मंथ, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इट्स टैक्सेबल वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ जून फ्रॉम द डिटेल्स फर्निश। उन्होंने डिटेल्स दी हैं, एक एक डिटेल्स को हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में। नीचे दिया है वेल बीइंग हॉस्पिटल डज नॉट हैव इट्स ओन एम्बुलेंसेस, सो इट अवेल एम्बुलेंस सर्विस फ्रॉम द लाइफ सेवा। तो एम्बुलेंस सर्विसेज है और लाइफ सेवर से लिया गया है। एन एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम वेरियस लोकेशन टू हॉस्पिटल। एग्जामिन whether lifesaver would be charging any GST from Wellbeing Hospital on the service provided by him। ठीक है, तो लाइफ सेवर जो एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है उसके ऊपर कोई GST आएगा क्या, इसके ऊपर भी यहाँ सवाल खड़ा किया गया है। नोट ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय वेलबींग हॉस्पिटल इन द मंथ ऑफ जून फॉल विद इन द मंथ इटसेल्फ। तो ख्याल रहे हमें TOS पे ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करना है। उन्होंने कह दिया है कि जो भी टैक्सेबल अमाउंट रहेगा ऊपर दिया गया उसमें इस मंथ का ही टैक्सेबल अमाउंट, मतलब सबका TOS इसी मंथ माना जाएगा। चलिए, सो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ रिवाइज कर लेते हैं ये क्वेश्चन को, मतलब इससे रिलेटेड हेल्थ केयर की प्रोविजन। अगर आपको याद होगा तो हम देखेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या पैरामेडिक्स। अगर ये तीन लोग हेल्थ केयर सर्विस देते हैं तो एग्जम्पशन मिलेगा। तो यहाँ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक, इनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी दी है, वो आप रेगुलर बुक से पढ़ सकते हो। मैं आपका ध्यान हेल्थ केयर पे लाऊंगा। हेल्थ केयर मीन्स डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी और डिफॉर्मिटी इन रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो डायग्नोसिस करना ऑन दिस 5 आइटम्स, इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल, डिफॉर्मिटी, या ट्रीटमेंट करना या केयर करना, वो हेल्थ केयर में आएगा इन रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, एम्बुलेंस सर्विस यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स। ओके, जो एम्बुलेंस सर्विस आएगा, पर इसमें दो चीज़ें नहीं आती है, प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर ये प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट टू रिस्टोर रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी, या फिर फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज और इंजरी, ट्रॉमा, इसके वजह से प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, तो वो सिचुएशन में उसे एग्जम्पशन दिया जाएगा, उसे हेल्थ केयर कहा जाएगा। ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय अदर आल्सो एग्जम्प्टेड। मतलब यहाँ दूसरा एग्जम्पशन है कि एम्बुलेंस सर्विस ये अगर तीन यहाँ पे अथॉरिटी देती है तो एग्जम्प्ट ही है, मतलब हेल्थ केयर में एम्बुलेंस आती है, बट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स दिए तो एग्जम्पशन है, लेकिन अदर एम्बुलेंस सर्विस दिया तो एग्जम्पशन है। चलो, हमने ये रिवाइज तो कर लिया, अब थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक यूनिट ऑफ नर्सिंग होम बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, ये भी बेटा एग्जम्पशन में आता है। अगर आप एग्जम्पशन पढ़ोगे तो स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन जो है यहाँ पे एग्जम्पशन है, इसलिए इसको एग्जम्पशन मिलेगा। चलो, आंसर यहाँ रेडी हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस, मियरली हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस होगी तो उसे भी एग्जम्पशन मिलेगा, ये भी क्लियर हो गया। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट सच एज ट्रीटमेंट इज रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो ये नेचुरोपैथी रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो इसे भी एग्जम्पशन मिल जाएगा भाई।
प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर, सॉरी मेरे से गलती होगी, हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, मैंने गलती से एग्जाम्शन कह दिया, हेयर ट्रांसप्लांट ये टैक्सेबल रहेगा। ओके, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर एनाटॉमी ऑफ अ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंट, तो यस ये एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। उसके बाद में प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट, सच ट्रीटमेंट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो फिर ये जो है बेटा ये टैक्सेबल रहेगा। और मॉर्चुरी सर्विसेज, तो मॉर्चुरी सर्विसेज ये अगर आपको याद होगा तो शेड्यूल 3 में सप्लाई बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, तो ये जो है ये नॉट अ सप्लाई रहेगा। नॉट अ सप्लाई मतलब इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। और बात थी एम्बुलेंस सर्विस जो लाइफ सेवर दे रहा है, तो एक एग्जम्पशन जैसा हमने देखा कि यहाँ पे कोई और भी अगर एम्बुलेंस सर्विस देता है तो उसको भी एग्जम्पशन दिया गया है दोस्तों। तो अगर आप देखोगे तो यस हमारे हिसाब से 100 और 120 टैक्सेबल है, आंसर में भी 100 और 120 टैक्सेबल है, 220 जो है यहाँ पे आंसर दिया गया है। अब इससे रिलेटेड नोट्स है, मैं आपको कहूँगा आइदर नोट्स आप एक कॉलम बढ़ाकर रिमार्क यहाँ पे नोट्स लिख सकते हो, यहाँ पे नोट्स लिख सकते हो, या फिर आप जो है नीचे हर एक पॉइंट पे यहाँ पे नोट जरूर लिखिएगा। मैं पूरे डिस्कशन में बताऊंगा कि सीरियल एंट्री नंबर या फिर यहाँ पे कोड नंबर कोई भी देने की जरूरत नहीं है, मैंने दिए है, पर आपको एग्जाम में ये सीरियल एंट्री नंबर वगैरह याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लोगे। इसमें मैं यहाँ पे बस इतना ही कहूँगा कि मॉर्चुरी सर्विसेज शेड्यूल 3 में कवर्ड है, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, तो एम्बुलेंस सर्विस अगर यहाँ पे कोई अदर देता है तो उसको भी एग्जम्पशन दिया गया है। ओके, तो ये नोट्स आप केयरफुली पढ़िएगा, और मैंने जब आपको रिवाइज कर दिया तो सारी नोट्स उसमें कवर हो जाती है, और यहाँ पे आपको नोट्स लिखे तो ही मार्क्स मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए, वेल बेटा, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आयुष्मान मेडिकल सेंटर अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज। चलिए, सबसे पहले तो देखिए ये आयुष्मान मेडिकल सेंटर है और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, और नीचे वो सर्विसेज कुछ दे रहा है। सर्विसेज को पढ़ेंगे, अदर इंफॉर्मेशंस क्या है वो देख लेते हैं। आयुष्मान मेडिकल सेंटर also operate a cord blood bank which provides service in relation to preservation of stem cells. You are required to compute value of supply and GST liability of the Aishman Medical Center if any in the light of relevant provision. रेट जो है यहाँ पे 9% दिया गया है। चलिए, मैं आपको कह दूं तो मैंने हेल्थ केयर सर्विस आपको रिवाइज करके दिया था, जो लास्ट प्रॉब्लम में हमने पूरा रिवीजन किया था हेल्थ केयर सर्विस का, तो उसके बेस पर इसको हम यहाँ पे जो है डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट 2 मिनट में आपको बता देता हूँ जो हमने रिवीजन किया था यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज का। हेल्थ केयर सर्विस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैराडमिक्स देते तो एग्जाम्पशन है। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर ऑफ इलनेस इंजुरी प्रेगनेंसी एबनॉर्मिटी डिफॉर्मिटी इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एम्बुलेंस सर्विस भी एग्जाम रहेगी। प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट एग्जाम नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये एनाटॉमी और टू रिकंस्ट्रक्ट the functions of body affected due to congenital disease development abnormalities injury trauma तो एग्जामिशन रहेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स एग्जामिशन रहेगा। ये एम्बुलेंस सर्विस जो है ये प्रोवाइड की जा रही है बाय अदर्स, तो वो भी एग्जाम रहेगी। तो इसके बेस पे अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो पहला है रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट सच थेरेपी इज नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगर नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है तो ये टैक्सेबल रहेगा, इसको कोई भी एग्जाम्पशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। प्लास्टिक सर्जरी, वन सच सर्जरी कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख वॉज चार्ज फॉर द सेम। तो वैसे तो प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल है, लेकिन इसमें से 1 लाख जो है ये जो है टू रिकंस्ट्रक्ट द बॉडी फंक्शन उसके लिए, इसलिए 1 लाख को एग्जाम्पशन मिल जाएगा, और बाकी 19 लाख जो है ये टैक्सेबल रहेगा। चलो ये बात हो गई। नेक्स्ट, एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन टू आयुष्मान मेडिकल सेंटर। एम्बुलेंस सर्विस है, फिर वो कोई भी हो, एयर हो या कोई भी हो,
अगर एम्बुलेंस सर्विस है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा, तो नो डाउट बेटा यहाँ पे एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ आयुर्वेदा, सच थेरेपी इज रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और आयुर्वेदा के थ्रू ये सर्विस दी गई है, तो ये सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए तो इसे यहाँ एग्जम्पशन दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा, तो योगा भी रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो इसको भी एग्जम्पशन रहेगा क्योंकि योगा भी रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल थेरेपी सर्विस टू मिस्टर तुषार हु नीडेड रिहेबिलिटेशन टू लर्न हाउ टू वॉक अगेन आफ्टर द कार एक्सीडेंट, तो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल थेरेपी भी यहाँ पे एग्जम्पशन है। उसके बेस पे हम अज्यूम करेंगे कि वो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे दिया जा रहा है या गवर्नमेंट सेंटर्स पे दिया जा रहा है, तो इसको भी एग्जम्पशन दिया जा सकता है। एजम्पशन क्या लिया है प्रॉब्लम में मैं ले लेता हूँ। यस, उसको उन्होंने एग्जम्पशन दिया है बेटा, एग्जम्पशन दिया है। अब देखो यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस दी गई है, सॉरी कॉर्ड ब्लड बैंक जो है उसको प्रिजर्वेशन का, तो ये भी सर्विस एग्जम्पशन में है। तो अगर हमने यहाँ टैक्सेबल करवाया तो टैक्सेबल यहाँ पे 10 लाख और 19 लाख, ये इतना ही टैक्सेबल रहेगा, 10 लाख और 19 लाख, बाकी सब एग्जम्पशन में यहाँ पे रखा गया है। ओके, इसकी नोट्स आप केयरफुली पढ़ना। नोट्स प्रेजेंटेशन के 3 तरीके हैं, पहला पूरा टेबल सॉल्व करो और नीचे नोट्स लिखो, दूसरा वहीं के वहीं नोट्स दे दो, या तीसरा यहाँ पे थर्ड रिमार्क डाल के आप नोट दो, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा हेल्प होगा। मैं पढ़ लेता हूँ। नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है रेकी। दूसरा, हेल्थ केयर सर्विस स्पेशली एक्सक्लूड्स कॉस्मेटिक, बट अगर प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्शन में आता होगा तो बेनिफिट मिल जाएगा। एम्बुलेंस सर्विस एग्जम्प्ट है। उसके बाद में अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बीइंग अ रिकॉग्नाइज सिस्टम, इसलिए एग्जम्प्ट है। अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय योगा, योगा रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसलिए एग्जाम दिया गया है। रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल थेरेपी सर्विस जो है इसको भी एग्जम्पशन दिया है, जिसके बारे में मैंने यहाँ नोट दी है। तो इस तरह से 29 लाख पे जीएसटी लगाया गया। नोट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन इज एग्जम्प्ट है। Therefore, service provided in relation to preservation of stem cells by a cord blood bank operated okay by clinical establishment, ये भी exemption में रहेगा। चलो, वेल बेटा, तो यहाँ पे ये केस स्टडी देखते हैं। Aragya Multi-Speciality Hospital provides palliative care to patients facing serious and life-threatening illness. Palliative care is given to improve the quality of the life patients. ठीक है, यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है? Improve the quality of patients who have a serious life-threatening disease. But the goal of such care is not to cure the disease. ये केयर करेगा, क्योर नहीं करेगा। On request, such care is provided to patients at their homes. State whether the service provided at home is exempt or not. चलिए, यहाँ पे सच इम्पोर्टेंट क्या दिया गया है, और ये यहाँ पे होम दिया गया, और ये जो ICAI मटेरियल में, तो ये क्वेश्चन आपके सामने 2 सवाल रखता है। एक, वो जो केयर किया जा रहा है, ये केयर जो किया जा रहा है ये कोई क्योर करने के लिए नहीं है, नॉट फॉर क्योर, सिर्फ केयर किया जा रहा है, तो क्या ये हेल्थ केयर के डेफिनेशन में आएगा इफ इट इज इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दूसरा सवाल, ये एट होम दिया जा रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिया, होम दिया जा रहा है, तो क्या इसे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हेल्थ केयर को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो ये चार्ट आपके सामने है। हेल्थ केयर में मीन्स डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर, एंड नहीं कहा है और कहा है, मतलब आप सिर्फ केयर करते हो तो वो भी हेल्थ केयर में आएगा अगर वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन होगा और किसी भी इलनेस पे होगा, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मिटी और डिफॉर्मिटी पे होगा। और यहाँ पे सर्विस देने वाले ये 3 लोग हो गए,
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स, तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। डन। तो अब ये कहीं नहीं लिखा है कि ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, वर्ड है बाय मतलब इन तीनों ने दिया, कहीं पे भी दिया तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। तो जहाँ तक है, अगर हम इस डिस्कशन को देखते हैं तो हेल्थ केयर सर्विस मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब इसमें हमें एक बात और एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझने में, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू सीखने में मिल रही है। कौन से? कि आपको हेल्थ केयर की ये जो 5 सर्विसेज है ये याद रखनी है। मतलब आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मिटी और डिफॉर्मिटी, क्योंकि ये आपको आंसर लिखते वक्त या नोट्स लिखते वक्त आपको देना पड़ेगा। ओके, इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो हुई बात यहाँ पे। इट इज इमटेरियल, जो हमारी पंच लाइन होगी, जो यहाँ पे एग्जामिनर का माइंड चेंज करेगी, वो ये कि इट इज इमटेरियल वेदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एट द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और एट द होम ऑफ द पेशेंट। Thus palliative care terminally ill patient provided to their home included in healthcare service, और उसे एग्जम्पशन दे दिया जाएगा दोस्तों। चलिए, एक केस स्टडी लिया है मैंने, हेल्थ केयर सेक्टर में ही है। शिवा मेडिकल सेंटर, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इज रजिस्टर्ड supplier in Mumbai. Shiva Medical Multi Speciality Hospital in Mumbai. It hires senior doctors and consultant independently without entering into employer-employee agreement. These doctors and consultant provide consultancy to inpatients, मतलब admitted patients who are admitted to the hospital for treatment without there being any contract with such patients. In turn, they are paid the consultancy charges by Shiva Medical Centers. However, the money actually charged by Shiva Medical Centers from the inpatients is higher than the consultancy charges paid to hired doctors and consultant. Okay, the difference amount retained by hospital, that is retention money, ये बड़ा important है, include charges for providing ancillary services like nursing care, infrastructure facilities, paramedic care, emergency services, checking of temperature, weight, blood pressure, and etc. Further, Shiva Medical Center has its own canteen, Annapurna Bhavan, own canteen, which supplies food to inpatients as advised by doctor, nutritionists, एंड ऑल्सो टू अदर पेशेंट्स, यानी इन पेशेंट्स को भी दे रहा है और अदर पेशेंट्स को भी दे रहा है, और देयर अटेंडेंट एंड विजिटर्स। डिपार्टमेंट टुक अ स्टैंड दैट सीनियर डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू शिवा मेडिकल सेंटर्स एंड नॉट टू द पेशेंट्स, hence their services are not the healthcare service and must be subject to GST. Further, GST is applicable on retention money kept by Shiva Medical Centers as well as on the services provided by its canteen, Annapurna Bhavan, alleging that such services are not healthcare services. You are required to examine whether the stand taken by department is correct, provided the service provided by Shiva Medical Centers are intrastate services. थोड़ा 2 मिनट में समझ लेते हैं। हेल्थ केयर सर्विस अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स देता है तो एग्जम्प्ट है। हेल्थ केयर मीन्स डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर ऑफ इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मिटी और प्रेगनेंसी इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, includes transportation of patients यानी ambulance service, but does not include plastic surgery, hair treatment, but there are certain exceptions where plastic surgery and hair transplant eligible for exemption. उसके बाद में एम्बुलेंस सर्विस बाय अदर, ये जो है ये भी यहाँ पे एग्जम्पशन में रहेगा। अब
एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन था जिसके बेस पे यहाँ पे आप सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन वर्ड यूज कर सकते हो, जिसके बेस पे ये जो है यहाँ पे ये केस स्टडी बनाई गई है। केस स्टडी का बेसिक फॉर्मेट है कि डॉक्टर अगर हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है और हॉस्पिटल पेशेंट्स को सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी फीस 10,000 चार्ज कर रहा है और आगे वो 15,000 जिसका रिटेंशन मनी है 5,000। तो पहला सवाल ये, डिपार्टमेंट का ये कहना है कि डॉक्टर जो सर्विसेज दे रहा है टू हॉस्पिटल ये पेशेंट्स को नहीं दे रहा है, इसलिए ये हेल्थ केयर नहीं माना जाएगा, और अगर हेल्थ केयर नहीं माना जाएगा तो उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो सीबीआईसी ने ये क्लैरिफाई किया कि नो, ये कहीं नहीं लिखा है कि सर्विस मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट्स यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये डायरेक्टली पेशेंट्स को नहीं भी जा रही होगी पर हॉस्पिटल को जा रही है, ये हेल्थ केयर में आएगा। और अगर ये अगर हेल्थ केयर में आता है, ये अगर हेल्थ केयर में आता है तो उसको एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद में रिटेंशन मनी बाय हॉस्पिटल, तो सीबीआईसी ने कहा ये भी हेल्थ केयर है, क्योंकि हॉस्पिटल भी आगे हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है तो उनका जो भी रिटेंशन मनी होगा वो हेल्थ केयर में आएगा और उसको भी हेल्थ एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब इस हॉस्पिटल की एक कैंटीन है जहाँ से फूड सप्लाई हो रहा है, जहाँ एडमिटेड पेशेंट्स को भी दिया जा रहा है, नॉन एडमिटेड पेशेंट्स को भी दिया जा रहा है और विजिटर्स और अदर्स को भी यहाँ से कैंटीन से सर्विस दिया जा रहा है। सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है कि एडमिटेड पेशेंट्स को दिया तो ये कंपोजिट सप्लाई विथ हेल्थ केयर माना जाएगा और इसे एग्जम्पशन मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसे एग्जम्पशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन एडमिटेड पेशेंट्स को दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये नॉन एडमिटेड पेशेंट्स को दिया जा रहा है तो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, और विजिटर्स और अदर को दिया गया तो भी यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो इसके बेस पे हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, सीरियल नंबर एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और एन ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स आर एग्जाम। ओके, जैसा ये एक लाइन में यहाँ पे कह दिया, ये हेल्थ केयर की डेफिनेशंस यहाँ पे दे दी कि क्या इंक्लूड होगा, क्या मींस इंक्लूड बज नॉट इंक्लूड, इसलिए ये डेफिनेशन याद रखना। एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन लिख सकते हो। और उसमें ये कहा गया है कि एंटायर अमाउंट चार्ज बाय द पेशेंट्स इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी और फीस पेमेंट मेड टू डॉक्टर टुवर्ड्स हेल्थ केयर सर्विसेज, ये हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा। और इन व्यू ऑफ द सेम जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल ऑन रिटेंशन मनी। Circular also clarified that the senior doctors, consultant technician hired by hospital, whether employee or not, also healthcare service and exempt from GST. And service provided by senior doctor etc. exempt रहेगा. As well as food supplied by hospital canteen to inpatient, वो यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, और ये कंपोजिट सप्लाई मानने की वजह से ये नॉट सेपरेटली टैक्सेबल, ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन नॉन एडमिटेड पेशेंट्स टैक्सेबल रहेगा, या फिर अदर यहाँ पे अटेंडेंट विजिटर्स होगा तो वो टैक्सेबल रखा जाएगा। बेटा अच्छा केस स्टडी है, अच्छा प्रॉब्लम है, और ये आरटीपी नवंबर 2018 में पूछा गया है, एज वेल एज आपके आईसीएआई मटेरियल में भी कवर्ड है। इसकी कुछ एडजस्टमेंट पे आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए, ये हमने यहाँ पे डिस्कशन को कंप्लीट किया। वेल बेटा, देखिए ये क्वेश्चन, बहुजन हिटलर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ट्रस्ट का नाम दिया गया है 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। प्रोवाइड हॉस्टल अकोमोडेशन फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स एंड चार्जेस 750 ऑन पर डे बेसिस, हॉस्टल अकोमोडेशन पर डे बेसिस। Determine whether such service of accommodation is covered under ambit of charitable activity. Also its taxability in GST Act. What would be your answer if the same case amount charge 1200 per day? ठीक है, ये केस स्टडी बड़ा अच्छा है, स्टार करना। यहाँ पे देखिए, चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जम्पशन जो दिया गया है, एग्जम्पशन कुछ ऐसा है कि सर्विसेज by entity
अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होगी और सर्विसेज दे रही है एज अ चैरिटेबल एक्टिविटी, तो उसे एग्जम्पशन मिलेगा, यहाँ पे उसे एग्जम्पशन दिया जाएगा दोस्तों। अब चैरिटेबल एक्टिविटी मैं चाहता हूँ कि आप ये रीड करके जाए, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि लर्न करके जाओ, पर एटलीस्ट रीड करके तो भी जाओ कि चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या आता है। फर्स्ट, केयर और पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग और पब्लिक अवेयरनेस। केयर काउंसलिंग में जैसा यहाँ पे केयर या काउंसलिंग दिया जा रहा है, टर्मिनली इल पर्सन विच इज फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज, अफेक्टेड विथ HIV और एड्स, और पर्सन एडिक्टेड विथ नार्कोटिक्स और ड्रग्स एक्सेट्रा। पब्लिक अवेयरनेस हो रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा इसमें आएगी, चैरिटेबल एक्टिविटी में आएगी। और अगर ये ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट जो सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर है, अगर वो सर्विसेज देते हैं तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। थर्ड, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू abandoned, orphan और homeless children, फिजिकली और मेंटली अब्यूज पर्सन, प्रिजनर्स, और लास्ट वाला कभी कभी पूछा जाता है पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया, उनको अगर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जा रहा है बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स, तो वो एग्जम्पशन में रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये जो है ये चैरिटेबल एक्टिविटीज होगी तो ही चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जम्पशन है, सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज को एग्जम्पशन नहीं है। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन बहुत क्लियर है। हॉस्टल अकोमोडेशन को कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। लॉजिंग बोर्डिंग अनलेस इट इज कंपोजिट सप्लाई, और फिटनेस कैंप और क्लासेस ये जो है ये इंक्लूड नहीं होगा और यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। पर लॉजिंग बोर्डिंग फैसिलिटी विथ योगा कैंप, लॉजिंग बोर्डिंग फैसिलिटी विथ सम स्पिरिचुअल प्रोग्राम वगैरह होगा तो वो कंपोजिट सप्लाई में बेनिफिट मिल सकता है। अगर ये पूरा चैरिटेबल एक्टिविटी का एग्जम्पशन मैं रीड करूँ तो यहाँ पे जो 750 पर बेसिस पे हॉस्टल अकोमोडेशन दिया गया, तो एज अ चैरिटेबल एक्टिविटी इसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, इवन दो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो, तो इसे यहाँ एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फिर हमारे सामने और दो बातें आती है, और वो ये कि एक जो है, एक है रेंटिंग। अगर आपको एक एग्जम्पशन याद होगा तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस, वहां पे भी एक एग्जम्पशन है। और एग्जम्पशन होटल, इन, गेस्ट हाउस एक्सेट्रा, ओके, जिसको 1000 पर डे एग्जम्पशन दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या इसे रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बोला जाएगा क्या? नहीं, इसे रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ड्वेलिंग मतलब लॉन्ग टर्म यूज, जबकि केस स्टडी में क्लियरली कहा है पर डे बेसिस पे चार्ज किया, इसलिए ये ड्वेलिंग नहीं कहा जाएगा। जहां जनरली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए और मंथली बेसिस पे चार्ज होता है उसे ड्वेलिंग कहा जाता है, इसलिए ड्वेलिंग में भी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ होटल, इन, गेस्ट हाउस एंड एनी कमर्शियल प्लेस में एग्जम्पशन मिल सकता है, और वहाँ एग्जम्पशन इसको 1000 पर डे में मिल सकता है। तो ये 750 चार्ज कर रहा है पर डे, तो वो एज अ चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मिलेगा, पर एज अ ओके यहाँ पे होटल, इन, गेस्ट हाउस के इसमें उसको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर 1200 रुपीज होगा तो फिर यहाँ पे कहीं पे भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो तीन बातें आपको केयरफुली लिखनी है। कौन सी तीन बातें आपको लिखनी है बेटा? पहला कि चैरिटेबल एक्टिविटी of aforesaid does not fall within the ambit of charitable activity and percent clarification issued by as per recent clarification issued, जो भी है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको लिखना कैसे है, तो लिखना है यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटी, सारा ये पॉइंट कवर नहीं करना है, ये लिखने का एक तरीका होता है, सारा नहीं कवर करना है, पर आपको ये समझ जाना है कि भाई ये हॉस्टल अकोमोडेशन चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आता है। तो फिर आपको जो है यहाँ पे जो ये एक लाइन में उल्टा लिखना है कि भाई अवर एक्टिविटी डज नॉट कवर्ड इन चैरिटेबल एक्टिविटी। दूसरा,
यस, होटल इन गेस्ट हाउस में या 1000 पर डे तक वो एग्जामेशन क्लेम कर सकता है. दस इन अबव केस इट सेटिस्फाई द अबव प्रोविजन ऑफ टैक्सेबिलिटी स्टेटस एग्जाम एज एन अमाउंट चार्ज बिलो 1000 पर डे. इफ द सेम केस अमाउंट चार्ज 1200 देन इट वुड बी टैक्सेबल. यानी 1000 होगा तो उसको एग्जामेशन मिल जाएगा, पर 1200 होगा तो फिर एग्जामेशन नहीं मिलेगा दोस्तों. तो ये हमने देखा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. दिव्य कृपा ट्रस्ट, एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. ट्रस्ट है दिव्य कृपा, 12A of Income Tax Act, has furnished you the following details with respect to activity undertaken by it. You are required to compute the taxable value from the information given below for the month of June 20XX. Particulars: amount received for the yoga camp organized for elderly people, यहाँ पे 4,83,000. और आगे कुछ दिया गया है जो हम पढ़ेंगे. The above case fall within the purview of serial number entry and serial number 13. ओके, जो भी है. चलिए, तो थोड़ा मैं इसको यहाँ कवर करता हूँ. एक्चुअली ये आंसर का पार्ट है, ठीक है. पहले मैं आपको चैरिटेबल एक्टिविटी का एग्जामिशन फटाफट 2 मिनट में बता देता हूँ. यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटी का ये एग्जामिशन देखोगे तो यहाँ पे एंटिटी रजिस्टर अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इन्होंने अगर चैरिटेबल एक्टिविटी का सर्विसेज दिया तो एग्जामिशन रहेगा, पर चैरिटेबल एक्टिविटी डिफाइंड है. फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन, फिजिकली और मेंटली डिसेबिलिटीज अफेक्टेड विथ HIV और एड, पर्सन एडिक्टेड विथ नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स, या पब्लिक अवेयरनेस इन द प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, preventive and HIV infection, preventive of HIV infection, advancement of religion or spirituality or yoga, एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट, अबेंडन ऑर्फन चिल्ड्रेन, फिजिकली मेंटली अब्यूज पर्सन, प्रिजनर्स, या अबो एज ऑफ 60 रूरल एरिया में दिया, या फिर वाटर शेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ अगर इससे रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग दिस, तो यहाँ पे ये उनको चैरिटेबल एक्टिविटी का बेनिफिट मिल जाएगा. फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग अनलेस इट इज कंपोजिट सप्लाई या फिटनेस कैंप क्लासेस वगैरह बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो इसके बेस पर मैं अगर आंसर दूं तो अमाउंट रिसीव्ड फॉर योगा कैंप ऑर्गेनाइज फॉर एल्डरली पीपल, तो ये एग्जाम्शन मिल जाएगा क्योंकि एडवांसमेंट ऑफ योगा उसमें कवर्ड है. पेमेंट मेड फॉर सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड लोकेटेड इन US फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी, इसको भी एग्जाम्शन मिल जाएगा. अमाउंट रिसीव्ड फॉर काउंसलिंग मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, यस ये भी कवर हो जाएगा, ये भी चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर होता है. उसके बाद में अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन बाय ट्रस्ट, इसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा. और अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी कवर है चैरिटेबल एक्टिविटी में और इसको भी एग्जाम्शन दे दिया जाएगा. यानी 1,50,000 ही टैक्सेबल होगा. नोट्स केयरफुली देखिएगा. यहाँ पे पहला, चैरिटेबल एक्टिविटी में यहाँ योगा कैंप कंडक्टेड होता है. दूसरा, सर्विस रिसीवर इज लायबल टू बी GST इन केस ऑफ टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड रिसीव्ड बाय पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. हाउएवर such सर्विस आर रिसीव्ड बाय एंटिटी अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, दे आर एग्जाम. हाँ, लेकिन ये एग्जाम्शन एंट्री नंबर 10 में आगे पड़ा होगा कि अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला बाहर है, सर्विस लेने वाला चैरिटेबल ट्रस्ट होगी और वो चैरिटेबल पर्पज के लिए सर्विस ले रही होगी तो उसको एग्जाम्शन दिया, पर ये एंट्री नंबर 10 में आगे कवर होगा. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है. ओके, बाकी तो चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर होगा और कमर्शियल होगा. हाँ, एक में जो आगे पड़ा होगा वो है एग्जाम्शन इज प्रोवाइडेड इन रेंटिंग ऑफ शॉप्स अदर प्लेस ऑफ बिजनेस कॉमर्स, ओके, इज लेस देन 10,000 पर मंथ होगा. इन अबो केस द रेंट इज एक्सीडिंग द लिमिट. हाँ, 10,000 पर मंथ के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जाम्शन है जो आगे हम कवर करेंगे. अगर 10,000 पर मंथ फॉर कमर्शियल और बिजनेस प्लेस के लिए तो उसको एग्जाम्शन दिया जाएगा. ओके, पर ये 10,000 से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों. चलिए, नाउ नेक्स्ट देखा,
सर्व सेवा ट्रस्ट, अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सर्व सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है, has organized a skill development program for old age people over the age of 65 years residing in Bangalore city urban area, state whether it is liable for tax ICAI material. अगर आपको याद होगा तो चैरिटेबल एक्टिविटी में ओल्ड पर्सन का दिया हुआ है, पर ये जो ओल्ड पर्सन का दिया हुआ बेटा ये अबव 65 ईयर इन अ रूरल एरिया दिया है, और यहाँ बेंगलोर सिटी अर्बन एरिया है। अगर ये अर्बन एरिया है तो यहाँ पे कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, सॉरी बेटा, हाँ यहाँ पे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2 मिनट, हम कहीं बाहर चले गए घूमने। ओके, यहाँ पे कहाँ चले गए भाई, आ जाता हो हमारे क्वेश्चन पे। तो जहाँ तक देखा जाए ये रूरल एरिया में बेनिफिट है, और यहाँ ये चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा। एक्टिविटी रिलेटिंग टू एडवांसमेंट स्किल वगैरह ये जो है ये रूरल एरिया में होता तो एग्जाम्शन मिलता है, ये अर्बन एरिया में इसलिए एग्जाम्शन नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए बेटा ये क्वेश्चन देखिए, निवास सदन चैरिटेबल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पहले तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में है। इट ओन एंड मैनेजेस अ टेम्पल लोकेटेड इन मथुरा। टेम्पल का मतलब रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, लोकेटेड इन मथुरा, मीन फॉर जनरल पब्लिक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। द टेम्पल कंपाउंड हैज रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, कंपाउंड मतलब प्रिसिंक्स है, प्रिसिंक्स है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रूम्स, कल्याण मंडपम, हॉल्स एंड शॉप्स. It provides the following information relating to supply of its services for the month of August 20XX. ठीक है, you are required to compute total taxable value, taxable value निकालना है for the supply for the month of August, assuming that given amount are exclusive of GST. और उन्होंने अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। ये पढ़ने के पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज कर देता हूँ। एक एग्जाम्शन है रिलीजियस सेक्टर में, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर में एक एग्जाम्शन है। एग्जाम्शन क्या कहता है? एग्जाम्शन यहाँ पे कहता है रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्शन कहता है कि सॉरी एग्जाम्शन कहता है रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स, मतलब प्रेसिंग्स यानी कनेक्टेड एरिया आप रेंट पे दे रहे हैं, ऑफर रिलीजियस प्लेस मीन फॉर जनरल पब्लिक, यानी रेंट पे दिया जा रहा है, प्रेसिंग्स यानी कनेक्टेड एरिया दिया जा रहा है, रिलीजियस प्लेस, और वो जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए। तो हमारे प्रॉब्लम में यस प्रेसिंग्स यानी कंपाउंड एरिया में प्रेसिंग रेंट पे दिया जा रहा है, यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए, और रिलीजियस प्लेस यानी टेम्पल का है, बिल्कुल सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट कहते हैं ओन और मैनेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, तो यस हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये भी शर्त पूरी हो रही है। जो सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 1023C या सेक्शन 1023BBA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो ये भी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो अब यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन ये जो रेंट का पैसा आएगा, पैसा जो रेंट का आएगा उसको कैपिंग दी है। अगर रूम्स वगैरह दी होगी तो यहाँ पे बिलो 1000 पर डे तक ही एग्जम्पशन है, 1000 या उसके ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। हॉल, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया जो भी होगा तो बिलो 10,000 पर डे को एग्जम्पशन है, 10,000 या उससे ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल है। शॉप या कमर्शियल प्लेस होगा तो बिलो 10,000 पर मंथ, ख्याल रहे बिलो 10,000 पर मंथ तक का एग्जम्पशन है। ओके, उसके ऊपर होगा तो फिर टैक्सेबल, या 10,000 होगा तो टैक्सेबल होगा। इसके बेस पे हम ये सारी चीज़ें यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस, ओके, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है और यूज ऑफ रेसिडेंस है, तो इसको वैसे भी नॉर्मल एग्जम्पशन है। कोई भी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आप रेसिडेंस के लिए यूज कर देते हो तो वैसे ही नॉर्मल एग्जम्पशन है 18 लाख, जो आगे एग्जम्पशन में कवर होगा।
तो ये सिचुएशन में यहाँ पे इसको एग्जम्पशन दिया गया है। और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो प्रोविजन आपको पहले एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, और फिर इसके बेस पे आपको आंसर लिखना है। इसके ऊपर मार्क्स रहेंगे, ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी आप नोट्स लिखते हो, लीगल प्रोविजंस लिखते हो, उसके ऊपर यहाँ पे मार्क्स होते हैं। तो ये एग्जाम्प्ट है। दूसरा, रेंटिंग ऑफ रूम फॉर पिलग्रिम्स, चार्जेस पर डे 1200, ये टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 1000 के ऊपर है, इसलिए ये टैक्सेबल किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर डिवोटी, चार्जेस पर डे 750, ये एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम, चार्जेस पर डे 15,000। भाई 10,000 के नीचे एग्जाम्पशन होता था, लेकिन अगर ये पर डे तो 15,000 है, तो ये यहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा। तो ये 12 लाख रुपए यहाँ पे टैक्सेबल होगा। यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, पर ये 12 लाख रुपए टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, यहाँ रेंटिंग ऑफ हॉल, चार्जेस 7,000 पर डे, हॉल जो होगा तो ये एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर बिजनेस, चार्जेस पर मंथ 9,500, ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। और अगर शॉप और 12,000 है तो ये टैक्सेबल रहेगा। तो बेटा यहाँ ये टैक्सेबल, यानी टोटल 27,50,000 आपकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी। तो ये आप ख्याल रहे। और ये मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 2018 में ये सवाल पूछा गया है। तो यस, इसके इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पे रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस। वेल बेटा, सो नाउ यहाँ पे देखिएगा, मिसेस पाटिल एंड एसोसिएट, ये लीगल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और पार्टनरशिप फर्म है, एंगेज इन लीगल सर्विसेज पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स, लीगल कंसल्टेंसी एंड रिप्रेजेंटेशनल सर्विस। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज। इसमें उन्होंने 4 केसेस यहाँ पे दिया हुआ है। ये 4 केसेस रीड करने के पहले 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। लीगल सर्विसेज, व्हाट डू मीन बाय लीगल सर्विसेज? जो नोटिफिकेशन में या डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंट इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विस। लीगल सर्विस अगर इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट देता है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट जो है इन्होंने अदर सेपरेटली एग्जाम्पशन में कवर किया है। अगर फर्स्ट बिजनेस एंटिटी को देता है, यहाँ अगर आप देखोगे तो बिजनेस एंटिटी को देता है। उसके बाद में एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को देता है, या नेक्स्ट गवर्नमेंट बॉडीज इसको देता है, या फिर अनदर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट को देता है। तो देखिए, बिजनेस एंटिटी में वैसे तो देखा जाए तो आपको याद होगा तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन ऐसी बिजनेस एंटिटी है जो हु मेक देम एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, यानी ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर इतना था कि जो उसे एग्जम्पशन में रख सकता था, मतलब बिलो थ्रेशोल्ड था। तो ऐसे अगर ऐसी बिजनेस एंटिटी ये लीगल सर्विस लेती है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो केस में कंप्लीटली एग्जम्पशन मिलेगा, रिवर्स चार्ज में कोई भी टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा था, विच मेक रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, तो वो सिचुएशन में टैक्सेबल होगा और रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर्विस सप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी होगी, तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन रहेगा। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को सप्लाई किया तो एग्जम्पशन रहेगा, और अनदर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट को सप्लाई किया तो एग्जम्पशन रहेगा। तो इसके बेस पे अब हम केस स्टडी देखेंगे। रिवीजन तो हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंटेड अ कंपनी अपील मैटर टू शहनशाह प्राइवेट लिमिटेड। अब शहनशाह प्राइवेट लिमिटेड ये बिजनेस एंटिटी है जिसको सर्विस दिया गया। Okay, being an unregistered person under GST as aggregate turnover in preceding financial year is less than 20 lakhs. Okay, less than 20 lakhs the preceding financial year में, that means it make them eligible for एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो वो सिचुएशन में इसे जीएसटी से भी एग्जम्पशन मिल जाएगा और रिवर्स चार्ज में कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने रिवाइज किया वही रहेगा। दूसरा, असिस्टेड एडवोकेट धीरज फॉर लीगल मैटर रिलेटिंग टू क्लिनिकल
केस ऑफ हिज क्लाइंट। तो अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट ने अनदर इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दिया तो वो भी एग्जम्प्ट है, ये मैंने एग्जम्पशन में कवर कर लिया। नेक्स्ट, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फॉर पर्सनल लैंड रिलेटेड मैटर टू क्लाइंट टू मिस्टर बलाल देव। तो यहाँ पे या मिस्टर ओके बलाल देव जो है ये नॉन बिजनेस एंटिटी है और उसको सर्विसेज दिया तो वो सिचुएशन में भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट बेटा, प्रोवाइडेड लीगल एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एन ऑफिशियल मैटर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर सर्विसेज दिया तो उसको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। इजी था, हमारा रिवीजन के साथ हमने ये इसको सॉल्व किया। दैट्स ग्रेट। नाउ नेक्स्ट देखिए, मिस्टर अशोक कुमार अ सीनियर एडवोकेट एंगेज इन आर्बिट्रल सर्विसेज और लीगल सर्विसेज टू कॉर्पोरेट और लीगल अफेयर्स, आर्बिट्रल एंड लीगल सर्विसेज, यहाँ कर देना आर्बिट्रल एंड लीगल सर्विसेज pertaining to corporate and legal affairs during the financially it has provided the following services। यहाँ 4 सर्विसेज उन्होंने दिया है। पहले तो मैं सीनियर एडवोकेट के बारे में आपको रिवीजन करवा देता हूँ। अगर लीगल सर्विस सीनियर एडवोकेट देता है तो वो केस में एग्जम्पशन है। ओके, पहला तो बेटा एग्जम्पशन अगर हम बात करें तो बिजनेस एंटिटी की बात करेंगे। बिजनेस एंटिटी को दिया, लेकिन उस बिजनेस एंटिटी का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर इतने अमाउंट तक है कि विच मेक देम एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो वो केस में एग्जम्पशन रहेगा। करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी सर्विसेज लिया यहाँ पे, और या इसके ऊपर कोई भी जीएसटी रिवर चार्ज में नहीं आएगा। बाकी केस में बिजनेस एंटिटी पे टैक्स आएगा और वो रिवर चार्ज में आएगा। नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो वो सिचुएशन में टैक्सेबल होगा, और गवर्नमेंट को दिया तो टैक्सेबल होगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन सीनियर एडवोकेट के केस में एक स्पेशल एडजस्टमेंट है, और वो स्पेशल एडजस्टमेंट है कि अगर सीनियर एडवोकेट ने किसी अदर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दिया तो वो टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा। लेकिन जो अदर एडवोकेट है, जो सर्विस लेने वाला है या फर्म ऑफ एडवोकेट है तो वो बिजनेस एंटिटी, तो ये क्राइटेरिया में टैक्सेबल होगा। मतलब अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो रिवर चार्ज में टैक्स नहीं आएगा, थ्रेशोल्ड के ऊपर होगा तो रिवर चार्ज में टैक्स आ जाएगा। तो इसके बेस पे हम ये चारों पॉइंट्स यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, represented in an appeal matter for his client Mr. Agrawal being an individual unregistered under GST। पहले बात तो वो यहाँ पे मिस्टर अग्रवाल यहाँ पे नॉन बिजनेस एंटिटी है और इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसलिए ये केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा। Provided legal consultancy service to Mrs. Abhinav Enterprises and a business entity having aggregate turnover of 25 lakhs in previous year being a registered person under GST, being a registered person under GST for such service fees 42,000। तो ऐसे केस में यहाँ पे बिजनेस एंटिटी को दिया, टैक्सेबल होगा, और रिवर चार्ज में सेक्शन 93 में रिवर चार्ज में उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, और बिजनेस एंटिटी को पे करना पड़ेगा। Third, provided legal consultancy services to Mr. Sagar, another individual advocate having turnover of 15 lakhs in preceding financial year। अगर सीनियर एडवोकेट किसी अदर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो टैक्सेबल है, लेकिन वो जो अदर एडवोकेट सर्विस लेने वाला है तो वो बिजनेस एंटिटी, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट बिजनेस एंटिटी अगर उस एडवोकेट का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, सुनिए ध्यान से, ओके, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे उतने अमाउंट तक है जो उसे रजिस्ट्रेशन के बाहर रखता है, तो यह केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन में उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा क्योंकि 15 लाख ही उसका टर्नओवर था प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में। Would your answer in to change if aggregate turnover preceding financial is 10 lakh but the current financial is 25 lakhs? अब टू मतलब ऊपर जो लीगल कंसल्टेंसी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया, तो बिजनेस एंटिटी को जो कंसल्टेंसी सर्विस दिया था उसमें 25 लाख था, मतलब वो जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा था और वो रजिस्टर्ड बंदा था। लेकिन अगर उसका टर्नओवर 10 लाख है, अगर उसका क्लेम, अगर वो थ्रेशोल्ड से नीचे बेटा तो वो सिचुएशन में वो अपना एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। यहाँ पे करंट ईयर के टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। करंट ईयर में जो एग्जम्पशन मिल रहा है ये ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर जो उसे रजिस्ट्रेशन के बाहर रख रहा है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट।
नाउ नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर सैम एंड मिस्टर हैरी पेड फीस टू आर्बिट्रेटर टू अपॉइंट panel of 3 arbitrators for settlement of their personal dispute as per the Arbitration and Conciliation Act 1996 determine the tax implication of GST. आर्बिट्रेटर है और ये भी बेटा बिजनेस एंटिटी को दिया, तो यहाँ पे वही क्राइटेरिया है कि जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया उस बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में सच अमाउंट का था जो उसे रजिस्ट्रेशन के बाहर रखता है, तो वो केस में एग्जम्पशन होगा, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। और नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पशन रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है ओके, एंड सैम एंड हैरी, ये जहाँ तक देखा जाए तो ये नॉन बिजनेस एंटिटी है, और अगर such person other than business entity exempt रहेगा। since Sam and Harry is not business entity therefore उनको भी exemption यहाँ पे मिलेगा। तो आर्बिट्रेटर के लिए भी यहाँ पे exemption था, सिंपल था, इसमें कोई स्पेशल डिस्कशन करने लायक पॉइंट नहीं था बेटा। वेल बेटा, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या कहता है, जैन एग्रो हैंडलर्स फर्निशेस फॉलोइंग डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम इन द मंथ ऑफ जून 20XX। ठीक है, उन्होंने कुछ यहाँ 17 आइटम्स दिए हैं, हम रीड करेंगे। और नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस ऑफ जैन एग्रो हैंडलर्स फॉर द मंथ ऑफ जून 20XX। Assume that point of taxation in respect of all the activities mentioned above fall in the month of June 20XX itself. GST has been charged separately wherever applicable. ठीक है, यानी जो भी टैक्सेबल वैल्यू आएगी GST अलग से चार्ज होगा, ये इंक्लूसिव ऑफ GST नहीं मानी जाएगी दोस्तों। चलो, ये सब पढ़ने के पहले थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जम्पशन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में ये जो 8 एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, तो ये जो 8 एक्टिविटीज़ है इसको एग्जम्पशन दिया गया है। ओके, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, सर्विस रेसिपिएंट कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, ऐसी एक्टिविटी, ऐसे ऑपरेशन जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, जैसे कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, सीड टेस्टिंग, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, इसको एग्जम्पशन दिया गया है। उसके बाद में प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग वगैरह जो भी प्रोसेस एग्रीकल्चर फार्म पे होती है वो, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी एंड वैकेंट लैंड, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एपी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनका यहाँ पे एग्जम्पशन है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस मतलब रिसर्च सर्विस को एक्सटेंशन दिया गया है। एपीएमसी और कमीशन एजेंट के सर्विस को एग्जम्पशन दिया है इफ दे आर रिलेटेड टू सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फ्यूमिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन अ वेयर हाउस। ये एग्जम्पशन तभी मिलेगा अगर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड हो। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब कौन कौन सी, सर्विस रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट जो है बेटा यहाँ पे हॉर्सेस, ये ख्याल रहे एक्सेप्ट हॉर्सेस को छोड़ के ओके, बाकी रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी। फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट, यानी ये एक्टिविटी फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या अदर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए हो रहा है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी क्या, यानी एपी। ओके, तो यह एपी का मतलब क्या होगा, तो एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन, यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स से जो प्रोड्यूस आ रहा है, ओके, आइदर नो प्रोसेसिंग इज डन यानी जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं किया हो, या सच प्रोसेसिंग डन एज यूजुअली डन बाय द कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर। ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रोसेसिंग की जो यूजुअली कल्टीवेटर या प्रोड्यूसर करता ही है, which does not alter the essential characteristic but make it marketable to the primary market। मतलब आइदर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए या कुछ ऐसी प्रोसेसिंग जो यूजुअली कल्टीवेटर करता है या प्रोड्यूसर थर्ड पार्टी नहीं करता है, जो मार्केट में लाने के लिए जरूरी है और उसके एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहे हैं। इसी सेक्टर में कुछ अदर एग्जम्पशन है। कौन कौन से अदर एग्जम्पशन है, जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ राइस। क्यों, क्योंकि राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर बदल देता है। उसके बाद में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग,
उसके बाद में वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, शुगर केन, जैगरी, टी, कॉफी एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है पर उसके वेयरहाउसिंग का यहाँ पे अलग से एग्जम्पशन दिया गया। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस होगा तो उसको एग्जम्पशन है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक जो है तो इसको एग्जम्पशन दिया गया। तो ये सारे एग्जम्पशन को ध्यान में रखते हुए चलिए ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डन। तो ये देखो क्या कहता है, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। पहली बात तो यहाँ पे ओके कल्टीवेशन है, फ्लावर है, कोई भी गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कल्टीवेशन है और कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट का होगा तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना जाएगा, तो ये एग्जम्पशन रहेगा। चलो कर लो, हो गया ये एग्जम्पशन। पैकिंग ऑफ टोमेटो केचप, टोमेटो केचप ये एपी नहीं है, जैसा नो डाउट पैकिंग ऑफ एपी एग्जम्प्ट है, पर टोमेटो केचप इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो अपने एसेंशियल कैरेक्टर चेंज कर रहा है इसलिए वो टैक्सेबल होगा। वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स एंड बिस्किट्स, ये भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ये भी टैक्सेबल होगा। सेल ऑफ टी एंड राइस ऑन कमीशन बेसिस, अब ख्याल रहे टी और राइस ओके ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अपने एसेंशियल कैरेक्टर बदल देते हैं और नॉर्मली टी और राइस कल्टीवेटर नहीं बनाता है इसलिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है और उसको सेल परचेस किया गया। ख्याल रहे ओके वो क्या कहते हैं, सेल और परचेस अगर कमीशन एजेंट का होगा तो वो एग्जम्प्ट है पर वो एपी होना जरूरी है। और राइस को कुछ एग्जम्पशन दिए गए पर वो लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग को दिए गए हैं ओके। और टी को भी दिए है लेकिन वो वेयरहाउसिंग को ही दिए है ओके, उसका कमीशन एजेंट को नहीं दिया है इसलिए वो भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा, वो भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा ओके। पैकेजिंग ऑफ पल्सेस इन अ रिटेल मार्केट, अब ख्याल रहे पल्सेस जो है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है और उसका जो पैकेजिंग हो रहा है तो और वो भी रिटेल पैकिंग हो रहा है, बल्क पैकेजिंग कवर होता है पर रिटेल पैकिंग नहीं कवर होता है इसलिए वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में ट्रेनिंग ऑफ फार्मर ऑन यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स, एग्रो मशीनरी एंड यूज ऑफ न्यू पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स, ये एक्सटेंशन सर्विस में आता है और इसको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। उसके बाद में लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू स्टड फार्म, स्टड फार्म मतलब हॉर्सेस, वैसे वैकेंट लैंड अगर आप रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड करते हो और ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए करते हो तो एग्जम्प्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में स्टड फार्म नहीं आता है इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में ग्रेडिंग ऑफ व्हीट अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, तो यस ग्रेडिंग जो है ये एट एन एग्रीकल्चर फॉर्म में आ जाता है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर प्रोसेस पे आ जाता है तो इसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, यहाँ पे इसको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ सैंपल फ्रॉम प्लांट फॉर पेस्ट डिटेक्शन एंड सॉइल ऑफ द फॉर्म ओके, तो यहाँ पे टेस्टिंग सर्विस भी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, इसको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, एनी एनिमल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा तो ठीक है। सप्लाई फॉर्म लेबर इसको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी इसको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटो केचप एंड पोटैटो चिप्स इसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल है। वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसको भी एग्जम्पशन है, अभी हमने देखा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कोई भी लाइव स्टॉक क्यों ना हॉर्सेस हो ओके, ये अलग से कोई भी लाइव स्टॉक का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है तो अलग से एग्जम्पशन दिया है, क्यों ना वो हॉर्सेस हो, यहां पे उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, यहां पे एग्जम्पशन मिल जाएगा ओके। उसके बाद में वेयरहाउसिंग ऑफ बेटल ल्यूज एंड टेंडू ल्यूज ओके, ये तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है, ल्यूज एग्रीकल्चर में एग्जम्पशन मिल जाएगा। और स्टोरेज ऑफ राइस फ्लोर इन अ वेयर हाउस ओके, अब राइस फ्लोर है, राइस का स्टोरेज, ख्याल रहे राइस का स्टोरेज जो है वो एग्जम्प्ट है, ये राइस फ्लोर है ओके, ये टैक्सेबल होना चाहिए। एक बार मैं भी चेक कर लूंगा तो टैक्सेबल कौन सा होना चाहिए, देखो 54,000, 1,64,000, 50 और 1,65,000। उसके बाद में यहाँ पे 68,45,000 तो ये भी 68,45,000 टैक्सेबल है। उसके बाद में हमारा टैक्सेबल क्या आ रहा है ओके 1,63,000 आ रहा है, तो 1,63,000 टैक्सेबल आ रहा है। उसके बाद में हाँ ये आ रहा है 3 लाख रुपीज़, तो ये देखो ये 3 लाख रुपीज़ आ गया। उसके बाद में क्या टैक्सेबल आ रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस ओके, ये लाइव स्टॉक में हॉर्सेस आना चाहिए क्योंकि हॉर्सेस एक्सेप्शन नहीं है। ये बेटा एग्जम्पशन में और मैंने टैक्सेबल किया है, ये करेक्शन कर लो, ये करेक्शन कर लो। नोट 10 मैंने क्या दिया एक बार देख लेता हूँ, एक मिनट, अदर देन हॉर्सेस है ना, सॉरी बेटा, अदर देन हॉर्सेस है
ओके ये यहाँ पे लाई स्टॉक अदर देन हॉर्सेस है, अदर देन हॉर्सेस है। तो बेटा ये टैक्सेबल हो जाएगा, सही है, यहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल होगा। तो ये और 12,000 इतनी आपकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी। सबकी नोट मैंने यहाँ पे दी है, केयरफुली आप नोट पढ़िए। इतना लेंदी नोट्स नहीं तो भी 1 या 2 लाइन में आपकी नोट्स होनी चाहिए। ओके तो इस तरह से यहाँ पे जो टैक्सेबल है, जो एग्जम्प्ट है, प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर लिया। मैं तो कहूँगा कि एक कॉलम और बना लेना और यहाँ रिमार्क में आपने नोट जरूर लिखना, रिमार्क में नोट जरूर लिखना। तो डन, तो ये प्रॉब्लम हमने किया एग्रीकल्चर सेक्टर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेसर्स XYZ लिमिटेड रिसीव्ड द फॉलोइंग सम, compute the value of taxable service with explanation to relevant exemption notification। ठीक है, कमीशन फ्रॉम एक्टिंग अ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, ओके, और उससे कमीशन मिला, तो यहाँ पे जहां तक देखा जाएगा ये टैक्सेबल होगा। दूसरा, कमीशन फ्रॉम एक्टिंग एज अ कमीशन एजेंट फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब अगर आपको एग्जम्पशन याद होगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एपीएमसी की सर्विसेज या कमीशन एजेंट की सर्विसेज फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये एग्जम्प्ट है, तो यहाँ पे ये एग्जम्पशन में रहेगा। कमीशन फ्रॉम एक्टिंग एज अ कमीशन एजेंट फॉर सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स, तो ये टैक्सेबल रहेगा। मार्जिन अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, अब ख्याल में रहे डेरिवेटिव ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन है, और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन पे मार्जिन, तो ये आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सर्विस माना जाएगा, तो ये सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट है और ये गुड्स और सर्विसेज में नहीं आता है। मार्जिन फ्रॉम ट्रेडिंग इन फ्यूचर, तो अगर ये ट्रेडिंग इन फ्यूचर भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट है तो ये गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आएगा, यानी 5 लाख और 15 लाख इतना टैक्सेबल 20 और उसका जीएसटी। ओके, नोट केयरफुली देख लो यहाँ पे कि सिक्योरिटीज हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, इसलिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और उसका मार्जिन जो है इसमें कवर नहीं होगा बेटा। तो चलिए, ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, Ramphal Lalaji, an agriculturist, has stored sugarcane in a warehouse. He has taken a fumigation service in the said warehouse from the pest control company, for which he has paid a consideration of rupees 6,000 RTP inter November 18। मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर सेक्टर में ये अगर 8 एक्टिविटीज है और ये एक्टिविटीज फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रेयरिंग ऑफ एनिमल अदर देन हॉर्सेस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे होगी, जो एज इट इज फार्म से निकला है, जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग ना की हो, या ऐसी प्रोसेसिंग जो जरूरी है बाय कल्टीवेटर करता है टू मेक इट मार्केटेबल इन अ प्राइमरी मार्केट, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है यहाँ पे उसके ऊपर, यहाँ अगर फ्यूमिगेशन होता है और फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस होता है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये, सॉरी बेटा, ओके, तो ये 8 नंबर ले लेता हूँ, 8 नंबर। तो फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस होता है, तो ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, तो एग्जम्पशन में है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो ये ओके, फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो एग्जम्पशन दिया गया है, और यहाँ ओके शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से डायरेक्ट फार्म से निकले जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं किया हुआ है, तो उसको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा बेटा। ऐसे 2 मार्क के क्वेश्चन आए तो छोड़ना मत। चलिए नेक्स्ट देखिए, राहुल एग्री मिलर्स लिमिटेड लोकेटेड इन हरियाणा इज एंगेज इन कस्टम स्माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। अच्छा, यहाँ पे माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, he does not pay any GST on the same, as it is of view that process of mailing of paddy into rice is exempt under GST,
since is an intermediate production process in relation to cultivation of plant. However, department demand a tax on said activity contending that it is not eligible for said exemption. You are required to determine the veracity of the department contention. अब देखिए बेटा, यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एक एग्जम्पशन है और वो है इंटरमीडिएरी प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर. मतलब क्या, ओके, कल्टीवेशन से रिलेटेड या रेयरिंग ऑफ एनिमल से रिलेटेड अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस होगी तो एग्जम्पशन है. समझ लो ये आपका फार्म है और यहाँ आपके कोई यहाँ प्लांट्स लगे, इसको निकाल के किसी जॉब वर्क के पास इंटरमीडिएट प्रोसेस के लिए दिया और वापस लाके उसको कल्टीवेट किया, तो इसको कहा जाएगा इंटरमीडिएट प्रोसेस और उसको एग्जम्पशन मिलेगा. पर वापस लाके उसको कल्टीवेट करना जरूरी है तो इसको इंटरमीडिएट कहा जाएगा. नाउ फार्म से पैडी निकल जाता है और पैडी जाता है राइस मिल में और राइस मिल में जाके उसका बनता है राइस और वो राइस वापस आके कल्टीवेट नहीं होता है. इसका मतलब ये जो यहाँ पे माइलिंग प्रोसेस है, ये माइलिंग प्रोसेस जो है ये इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं है, ये पैडी कंप्लीट होने के बाद है और यूजुअली ये कल्टीवेटर भी नहीं करता है. इसलिए एक सीबीएसई क्लैरिफिकेशन था कि ये इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं मानी जाएगी. तो क्या डिपार्टमेंट का कंटेंशन सही है? यस, कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इज करेक्ट. एज पर दिस नोटिफिकेशन, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, उसको एग्जम्पशन दिया गया है. नाउ सर्कुलर ये क्लैरिफाई करता है कि माइलिंग ऑफ पैडी इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट. It is a process carried out after process of cultivation is over and paddy harvested. Further, processing of paddy into rice is not usually carried out by cultivator but rice miller. Miling of paddy into rice also changes its essential character. Therefore, miling of paddy into rice वो intermediate production process नहीं होगा और उसे कोई exemption नहीं मिलेगा. ये केस स्टडी एग्जाम में आ सकती है. ओके, एग्जाम में आ सकती है. चलो, वेल बेटा, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है और यस, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एग्जाम्पशन जो है. चलो सिचुएशन को हम पढ़ते हैं, पहले मैं 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ आपको. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर बाय रोड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फटाफट देख लीजिएगा. बाय रोड ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी बसेस है और मीटर कैब, ऑटो रिक्शा वगैरह ये जो है. अगर बाय रोड ट्रांसपोर्ट होता है, स्टेज कैरेज है, स्टेज कैरेज मतलब गवर्नमेंट बसेस, तो नॉन एसी स्टेज कैरेज होगा तो एग्जम्प्ट है, एसी स्टेज कैरेज होगा तो टैक्सेबल है. और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी प्राइवेट बसेस, उसमें एसी बसेस होगी तो टैक्सेबल है और नॉन एसी बसेस होगी. अगर नॉन एसी बसेस टूरिज्म, कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर इसके लिए यूज किया जा रहा है तो टैक्सेबल है. अदरवाइज पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब क्या कि जो प्राइवेट बसेस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ले जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक के लिए और नॉन एसी है तो वो एग्जम्प्ट है. लेकिन अगर कोई स्पेशल टूरिज्म वगैरह के लिए होगा तो वो टैक्सेबल होगा. मीटर कैब, ऑटो रिक्शा एंड एक्सेट्रा, इसमें मीटर कैब एग्जम्प्ट है. बाद में जहां तक है एसी, नॉन एसी मोटर कैब या रेडियो टैक्सी, ये दोनों टैक्सेबल होगा. ये तो बाय रोड हमने देख लिया. रेलवे की बात करें तो रेलवे में फर्स्ट क्लास और एसी क्लास टैक्सेबल है, अदर जो क्लास है वो एग्जम्प्ट है. मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे पूरा एग्जम्प्ट है. नेक्स्ट, अगर हम वाटर की बात करें तो इनलैंड वाटरवे जो है एग्जम्प्ट है. वेसल जो है, अगर वेसल, इनलैंड वाटर मतलब रिवर ट्रांसपोर्ट, और वेसल होगा तो प्रीडोमिनेंटली अगर टूरिज्म के लिए होगा तो टैक्सेबल है, अदर पर्पस के लिए होगा तो एग्जम्प्ट है. उसके बाद में एयर, बाय एयर वैसे तो देखा जाए तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, लेकिन अगर ये नोटिफाइड एरिया में होगा जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओके, ये नोटिफाइड एरिया में दोनों भी जाना यानी एम्बार्किंग और टर्मिनेशन यानी वहां से कोई पैसेंजर इधर आ रहा है या यहां से वहां टर्मिनेट हो रहा है तो जाने आने की दोनों टिकट भी एग्जम्प्ट रहेगी. तो ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एग्जम्पशन है और जहां जहां टैक्सेबल है मैंने आपको फटाफट रिवाइज कर दिया. ठीक है, चलो इसके बेस पे हम थोड़ा अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओमिनी, रेडियो टैक्सी ऑपरेटर, वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड 1 लाख. पहली बात तो रेडियो टैक्सी ऑपरेटर है, टैक्सेबल होगा. ओनली मीटर कैब या ऑटो रिक्शा एग्जम्प्ट है. तो यहां पे
Okay, that non-air conditioning contract carriage other than radio taxi for transportation of passenger is exempt. It means that service of radio taxi operator are subject to GST. आप ले सकते हो, हाँ, लेकिन आप ये लिख सकते हो कि रेडियो टैक्सी ऑपरेटर है तो 9(5) के ईसीओ या अप्लाई हो जाएगा, और 9(5) का ईसीओ, इस पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलेंगे। 9(5) के ईसीओ में यहाँ पे ईसीओ इसका टैक्स देगा। सेकंड, वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंपनी रनिंग एयर कंडीशनिंग बसेस, एसी बसेस कंपनी रन कर रही है, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल इज 5 lakhs। द बसेस डू नॉट स्टॉप टू पिक और ड्रॉप द पैसेंजर ड्यूरिंग द जर्नी एक्सेप्ट देयर डिसाइडेड स्टॉप। पॉइंट टू पॉइंट मतलब उनका जो डिसाइडेड स्टॉप है। अभी हमने क्या देखा, अगर प्राइवेट बसेस होगी, आपको ये चार्ट याद होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होगा, एसी होगा तो नो डाउट पूरा का पूरा टैक्सेबल। नॉन एसी में अगर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब उनके फिक्स स्टॉप पे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो वो केस में एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन स्पेशल टूरिज्म कंडक्टेड टू हायर होगा तो टैक्सेबल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा, पहले तो ये एयर कंडीशनिंग बसेस है तो यही बात खत्म हो जाती है। एयर कंडीशनिंग बसेस की वजह से यही इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो ये जो है एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्ट करेज ट्रांसपोर्टेशन लायबल टू जीएसटी, और उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंपनी रनिंग नॉन एसी बसेस फॉर पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल इज 1 lakh। द बसेस डू नॉट स्टॉप एंड एक्सेट्रा, ये पॉइंट टू पॉइंट रहेगा तो ये बेटा एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि नॉन एयर कंडीशनिंग बसेस है तो यहाँ पे ये एग्जम्प्ट रहेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट, वुड आंसर डिफर इन 3 इफ बसेस गिवन ऑन टूरिज्म पर्पस। यस, अगर वो टूरिज्म पर्पस के लिए होगा, वो नॉन एसी क्यों ना हो, टूरिज्म के लिए होगा, तो ऐसे केस में वो लायबल टू जीएसटी होगा बेटा। तो चलो, ये हमने प्रॉब्लम देखा, यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम था। अगर आपकी फटाफट रिवीजन हो जाए तो उसके बेस पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए, हेलो, ठीक है। चलिए बेटा, ये 2 केसेस है। ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे चार्ट दिखा दूँ। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यहाँ पे बाय रोड, रेलवे, वाटर, एयर जो होगा, तो कहाँ टैक्सेबिलिटी आई? रोड में बसेस होगा, स्टेज कैरेज एसी टैक्सेबल, नॉन एसी एग्जाम। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एसी टैक्सेबल, नॉन एसी में अगर वो टूरिज्म चार्टर के लिए होगा तो टैक्सेबल, अगर अदरवाइज एग्जाम। मीटर कैब यहाँ पे एग्जाम रहेगी, बाकी सब टैक्सेबल। रेलवे में एसी और फर्स्ट क्लास यहाँ पे टैक्सेबल, बाकी एग्जाम। मेट्रो, मोनोरेल पूरा एग्जाम। वाटर में देखा जाए तो वाटर में इनलैंड वाटरवे एंड रिवर ट्रांसपोर्ट एग्जाम। वेसल होगा और वो टूरिज्म के लिए होगा तो टैक्सेबल, अदरवाइज वेसल ट्रांसपोर्ट एग्जाम। एयर पूरा का पूरा टैक्सेबल, लेकिन अगर ये नोटिफाइड एरिया में होगा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, तो वो सिचुएशन में वहां पे एग्जाम्शन मिल जाएगा, जाना आना दोनों टिकट का। तो चलो, इसके बेस पे ये केस स्टडी सॉल्व करते हैं। मिस्टर ए बोर्डेड राजधानी एक्सप्रेस फुल्ली एसी ट्रेन, मतलब ये टैक्सेबल होगा, फ्रॉम कानपुर जुलाई 5 टू एंड डिसएम्बार्क एट न्यू दिल्ली। ही हायर्ड अ कार, अ लोकल कैब ऑपरेटर फॉर होल डे लमसम कंसिडरेशन। कार पर प्राइवेट टैक्सी है तो ये भी टैक्सेबल होगा। कंसिडरेशन एंड विजिटेड दिल्ली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। इन द नाइट ही टूक अ मेट्रो, मेट्रो ये एग्जम्प्ट रहेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड बोर्डेड अ फ्लाइट टू मुंबई। फ्लाइट होगा तो ये टैक्सेबल रहेगा। मुंबई एयरपोर्ट ही यूज रेडियो टैक्सी फॉर गोइंग टू हॉस्टल, रेडियो टैक्सी ये टैक्सेबल रहेगा। गोइंग टू होटल, मिस्टर ए रिटर्न टू कानपुर फ्रॉम डिफरेंट ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस इन स्लीपर क्लास, तो ये एग्जाम्प्ट रहेगा। With reference to notification 12/2017 etc., examine the leviability of GST on various mode of travel undertaken by Mr. A। तो ये बेटा कि पहले तो जो क्या क्या एग्जाम्शन है वो लिखो। एग्जाम्शन प्रोविजन पहले लिखी गई है, क्या क्या एग्जाम्ट है, अगर आपको टाइम पे याद आए तो ये जरूर लिखिएगा। तो एसी ट्रेन है, लायबल टू जीएसटी। कार रेंटेड है तो लायबल टू जीएसटी। उसके बाद मेट्रो ट्रेवल तो नॉट टैक्सेबल, एग्जम्प्ट है। एयर ट्रेवल तो ये लायबल टू जीएसटी। रेडियो टैक्सी ट्रेवल तो लायबल टू जीएसटी, और यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन रिवर चार्ज बेसिस देगा। ओके, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पे होगा। स्लीपर क्लास नॉट टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो वो क्या कहते हैं। High Alps Cable Company run a cable car transport pilgrims afield to mountain top where the holy shrine is situated. Examine, तो ये बेटा रोपे वगैरह ये भी टैक्सेबल होगा, इसका कोई एग्जाम्शन नहीं है। ओके, तो वो रोपे वगैरह होगा, केबल कार होगी तो वो भी लायबल टू जीएसटी होगा। तो ये था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, 2 इजी क्वेश्चंस मैंने लिए इससे रिलेटेड। ओके, यहाँ पे पर ख्याल रहे कि कैब के केस में यहाँ पे 9(5) का ईसीओ पिक्चर में आएगा।
Well, so now next question. XYZ line is engaged in providing service of transport of goods by aircraft and vessel. It collected the following sums exclusive of taxes if any towards the services. यानी ये गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड है. एयर फ्रेट रिलेटिंग टू गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया. तो सबसे पहले तो एयर फ्रेट और गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया. फ्रेट रिलेटिंग टू डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया. चलो ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मैं रीड करता हूँ. पहले तो आपको रिवाइज कर देता हूँ. यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अगर गुड्स यहाँ पे, अब सर्विसेज तो नहीं चाहिए, ओके, बेटर वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा. अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय रोड है तो जीटीए टैक्सेबल है, कुरियर ओके, जीटीए और कुरियर टैक्सेबल है और बाकी सभी रोड ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है. ख्याल रहे, जीटीए और कुरियर ही टैक्सेबल है, बाकी सब ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है. रेलवे फुल्ली टैक्सेबल है. इनलैंड वाटरवे ओके यहाँ पे एग्जम्प्ट है. उसके बाद में एयर और वेसल, ये वाला डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर बाहर से इंडिया में गुड्स आता है और बाय एयर आता है तो एग्जम्प्ट है. ध्यान सुनना, अगर गुड्स इंपोर्ट होता है और एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो एग्जम्प्ट है. लेकिन वेसल टैक्सेबल है. और यस, वेसल का ट्रांसपोर्टेशन जो है कस्टम्स वैल्यूएशन में सीआईएफ में भी इंक्लूड होता है और अलग से उसके ऊपर जीएसटी भी आता है. और उसके बाद में विद इन इंडिया पूरा का पूरा टैक्सेबल है. और एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन मतलब फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, वो बाय एयर और वेसल हो तो वो भी यहाँ पे एग्जम्प्ट है. ये एग्जम्पशन एक्सटेंशन में जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस एक्सटेंशन में आ रहा है. पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने लायक ये कि जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट होगा और उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस दी गई बाय एयर या वेसल, तो बाय एयर जो है वो एग्जम्प्ट है लेकिन वेसल जो है टैक्सेबल है. तो इसके बेस पर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इंपोर्टेड गुड्स का बाय एयर है इसलिए ये 16 लाख जो है ये टैक्सेबल रहेगा. उसके बाद में फ्रेट रिलेटिंग टू डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट, सॉरी ये टैक्सेबल नहीं, ये एग्जम्प्ट रहेगा. ओके, यहाँ पे ये एग्जम्प्ट रहेगा. उसके बाद में फ्रेट रिलेटिंग टू डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया बाय एयर है. आई रिपीट, ओके, बाय एयर है और डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट है इसलिए टैक्सेबल रहेगा. एयर फ्रेट चार्ज फ्रॉम मेसर्स XYZ लिमिटेड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स इंडियन ब्रांच टू सिडनी ब्रांच. ओके, तो इंडिया से इंडिया के बाहर है इसलिए इसको भी एग्जम्प्ट है. और वेसल फ्रेट रिलेटिंग टू गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, वेसल है और इंपोर्टेड है तो ये टैक्सेबल रहेगा. तो 2 टैक्सेबल है बेटा, तो यहां आप देखोगे तो 2 टैक्सेबल है. अब ध्यान से देखिएगा, नोट दिया गया, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन दिए गए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्लेस आउटसाइड एग्जम्पशन रहेगा. एक्चुअली इसका यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है. यानी ये जो है ये एग्जम्पशन जो यहाँ पे स्पेशल कुछ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, वेसल और जीटीए दिया गया है, ये क्वेश्चन में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है. आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. सिर्फ आपको जो फोकस करना है एयर ट्रांसपोर्ट और वेसल ट्रांसपोर्ट. यानी आपने मेरे पास क्लास किया होगा तो ये वाला चार्ट ओके कि भाई एयर और वेसल में ओके बाहर से इंडिया, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन या इंडिया से बाहर, तो उस सिचुएशन में किस तरह से इसके ऊपर जीएसटी आएगा या एग्जम्पशन मिलेगा. ओके, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे बेटा. सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें कोई ऐसा स्पेशल डिस्कशन नहीं था दोस्तों. चलिए, वेल बेटा, नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन जीटीए से रिलेटेड है. अच्छा क्वेश्चन है. डिटरमाइन वेदर जीएसटी इज लेविएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओम श्री ट्रांसपोर्ट एजेंसी. सो ओम श्री ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने जीटीए है और जीटीए सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है इन ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट केसेस. आपको जीटीए के केस में लायबिलिटी फिक्स करना है. एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं. ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रोड ट्रांसपोर्ट ओनली जीटीए, कहाँ गया भाई, जस्ट मिनट, कहीं दूर चले गया. दो मिनट बेटा. सॉरी, तो मैं पहले तो ये बता दूं, रोड ट्रांसपोर्ट यहां पे जहां तक देखा जाए तो जीटीए और कुरियर टैक्सेबल है, बाकी सभी रोड ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है. रेलवे का गुड्स ट्रांसपोर्ट फुल्ली टैक्सेबल है.
इंडियन वाटरवे गुड्स ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है। एयर और वेसल से रिलेटेड अगर देखा जाए तो बाहर से इंडिया में इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ट्रांसपोर्ट होगा बाय एयर, एग्जम्प्ट है। ओके, वेसल टैक्सेबल है। विद इन इंडिया होगा तो दोनों टैक्सेबल है, और इंडिया से इंडिया के बाहर होगा तो दोनों एग्जम्प्ट है। पाइपलाइन और कंड्यूट से ट्रांसपोर्ट होता है तो अभी पूरा फुल टैक्सेबल है। जीटीए के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो जीटीए के केस में दो एग्जम्पशन है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होगी तो। एक कि अगर रेल वेसल और जीटीए से, ध्यान सुनिएगा, रेल वेसल और जीटीए से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्ट होता है, मिल्क, सॉल्ट, ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। ध्यान सुनना, यहाँ पे मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस एंड राइस का ट्रांसपोर्ट होता है, जीटीए के थ्रू भी होता है तो भी एग्जम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर का ट्रांसपोर्ट होता है तो एग्जम्प्ट है। न्यूज़पेपर और मैगजीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एग्जम्प्ट है। रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्ट होता है तो एग्जम्प्ट है। इसको मैं इस तरह से कहूँगा, डॉक्टर मोना। ओके, डॉक्टर मोना आप कैसे याद रखें, डी फॉर डिफेंस, ओके, आर फॉर रिलीफ मटेरियल, एम फॉर यहाँ पे अब जहाँ तक देखा जाए मिल्क, सॉल्ट वगैरह, ओ फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, एन फॉर यहाँ पे न्यूज़पेपर मैगजीन, ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, डॉक्टर मोना। यहाँ पे ये रेल, वेसल और जीटीए से ट्रांसपोर्ट होता है तो एग्जम्प्ट है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट से होता है तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए, और मैं यहाँ पे जीटीए से रिलेटेड एक एग्जम्पशन और बता दूं। जीटीए से रिलेटेड एग्जम्पशन ये है कि अगर कोई कंसाइनमेंट, एक ही कंसाइनमेंट सिंगल कैरेज में जा रही है जिसका फ्रेट 1500 या उससे कम है तो एग्जम्प्ट है, पर एक कैरेज में एक ही कंसाइनमेंट जाना चाहिए और 1500 या उससे कम है तो एग्जम्प्ट है। और अगर आपकी एक से ज्यादा कंसाइनमेंट जा रही है तो ऑल सच गुड फॉर अ सिंगल कंसाइनी, ओके, समझ लो एक ट्रक में एक से ज्यादा कंसाइनमेंट जा रही है पर एक कंसाइनी यानी जो लेने वाला है उसका फ्रेट अगर 750 से कम है तो यह एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। इसके बेस पर मैं आपको फटाफट रिवाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूं। चलिए, अरे यार ये क्या हो गया, वापस मैं वहीं आ गया जहां आना चाहिए था। चलिए, सॉरी बेटा। तो यहां पे x जो है कस्टमर x है, यानी यहां पे लेने वाला x है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स, सॉल्ट और फूड ग्रेन्स जो है वो एग्जम्प्ट है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। y लेने वाला रजिस्टर बंदा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ बुक्स और अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल गुड्स कैरेज, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल गुड्स कैरेज, और उसका अमाउंट चार्ज है 1,50,000। ख्याल रहे, अगर यहाँ पे 1,50,000 का अमाउंट है और सिंगल गुड्स कैरेज में जा रहा है तो 1500 के ऊपर है, अकंसाइनमेंट जा रहा है पर 1500 के ऊपर है तो ये केस में जीएसटी आएगा। अब यहाँ पे रजिस्टर पर्सन को दिया ये, सो आपको रिवर्स चार्ज भी याद आना चाहिए। अगर जीटीए ने रजिस्टर पर्सन को दिया हो तो वो सिचुएशन में यहाँ पे रिवर्स चार्ज भी लग सकता है, पर एक नीचे नोट दिया है और वो नोट क्या दिया है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ओमशी ट्रांसपोर्ट एजेंसी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी लॉ एंड ऑप्टेड टू पे 12%। अगर आपको रिवर्स चार्ज वाला डिस्कशन याद होगा तो अगर यहाँ पे जीटीए 12% वाला ऑप्शन होगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स देगा और उसकी टैक्सेबल वैल्यू में ही कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये टैक्सेबल में जाएगा, ओके, यहाँ पे जीटीए के मेसर्स। अब मुझे रिवर्स चार्ज का टेंशन ही नहीं बचा क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन जहां तक देखा जाए मुझे फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्सेबिलिटी चेक करना है। मेसर्स एक्सवाइजर लिमिटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ कलर टीवी सेट्स टू मेसर्स एक्सवाइजर लिमिटेड रजिस्टर्ड एंटिटी, वो कुछ भी हो, कलर टीवी सेट ये भी टैक्सेबल होगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑटो स्पेयर्स ये भी टैक्सेबल होगा, ओके। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर ये एग्जम्प्ट होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ओके, जीटी एग्जम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलिस्टर फाइबर ये टैक्सेबल है। और फ्रेट कलेक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल कंसाइनमेंट फ्रॉम अ पर्सन हु पेड लेस देन 750 तो ये एग्जम्प्ट है। तो क्या क्या टैक्सेबल था बेटा, 1,50,000, 1,50,000 टैक्सेबल। उसके बाद में 3,55,000, 3,50,000 टैक्सेबल। उसके बाद में 1,25,000,
एक मिनट, ट्रांसपोर्ट ऑफ आउटर स्पेस, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने गलती करके ओके आपको एक बात समझाना चाहूँगा। ओके यहाँ पे ये एग्जाम्ट है। अब ये एग्जाम क्यों, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम क्यों, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया है। और अगर आपको याद होगा तो अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है, जो इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड जो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जीटीए एक बार रिवर्स चार्ज में ये एग्जाम्शन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो। जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बीओआई कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेट्रा। तो वो केस में एग्जम्पशन है, फिर वो 12% का ऑप्शन लो या 5% का ऑप्शन लो। तो ये केस में देखो गलती मेरे से भी हो गई थी, ये एग्जम्प्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एग्जम्पशन दिया गया है। नीचे नोट आपको मिल जाएगी और नोट ये केयरफुली पढ़ना। उसके बाद में नेक्स्ट टैक्सेबिलिटी जो है, हमने यहाँ पे पॉलिस्टर फाइबर 15,000 का देखा था। हाँ, ये 15,000 इस तरह से टैक्स आएगा और आपका जीटे। तो यहाँ एक पॉइंट जो मैं मिस कर चुका था, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर जीटीए यहाँ पे अनरजिस्टर्ड को सर्विस देता है और वो इंडिविजुअल है, नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो केस में 12% हो या 5% हो, दोनों केस में एग्जम्पशन रहेगा। ओके, तो इजी क्वेश्चन था, इसकी नोट्स आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, लेकिन यस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेल बेटा, सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्शन अगर हम देखें तो ये नेक्स्ट एग्जाम्शन जो है होटल सेक्टर से रिलेटेड है। पहले मैं एग्जाम्शन बता देता हूँ। एग्जाम्शन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे रेंटिंग ऑफ होटल इन गेस्ट हाउस, तो सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट या वॉट एवर द नेम कॉल्ड, आप कुछ भी नाम कहो। अगर सर्विसेज रेसिडेंशियल और लॉजिंग, यहाँ पे कौन सी सर्विसेज को एग्जाम्शन दिया है, रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पज इसके लिए दिया गया रेंट पे। तो यहाँ पे यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट हमारे सामने आती है और वो सामने नोट ये आती है कि अगर होटल इन गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट रेसिडेंशियल और लॉजिंग के लिए नहीं दे रहा है, कोई अदर पर्पज के लिए दे रहा है, जैसे कन्वेंशन हॉल है या फिर यहाँ पे मैरिज हॉल है, लॉन है, अगर वो रेंट पे दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। ओनली रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पज के लिए दिया गया तो वो एग्जाम्पशन है। जहां वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर यूनिट अकोमोडेशन, ध्यान रखा जाए, वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर यूनिट अकोमोडेशन बिलो और इक्वल्स टू 1000 पर डे और इक्विवेलेंट, तो एग्जाम्पशन रहेगा। अबो 1000 रहेगा तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। अब ख्याल रहे, यहाँ पे वर्ड यूज किया है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको सेक्शन 15 के हिसाब से लेना है, यानी जब आप ये 1000 की लिमिट चेक करोगे तो आपको एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू यानी इनवॉइस वैल्यू प्लस सेक्शन 15(2) की एडिशंस जो है वो सब, यानी थर्ड पार्टी पेमेंट, एंसिलरी चार्जेस, जो भी ये सब कुछ ऐड करना है और डिस्काउंट का भी डिडक्शन देना है। ये डिस्काउंट का डिडक्शन देने के बाद जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपको कंसिडर करना है फॉर डिसाइडिंग यहाँ पे उसने 1000 एक्सिड्स किया है या नहीं किया है। तो चलो इसके बेस पे ये प्रॉब्लम देखते हैं। XYZ Limited has a hotel which he run in Manali for which he charges the following tariff and gives the following details। यहाँ पे रूम जो है A और B 1500 डिक्लेयर टैरिफ है और यहाँ पे भी 1500 है, यहाँ डिस्काउंट 300 है, यहाँ 500 है। और यहाँ पे जैसा 10 into 30 300 रूम्स डे हो जाते हैं, पर इसका बेसिकली मीन्स 10 सच रूम्स आर इन द होटल फॉर विच ऑक्यूपेंसी ऑन एन एवरेज 70% है। ओके, 70% ऑक्यूपेंसी है और 20 into 30 600 रूम्स है, 20 सच रूम्स, ओके, जहां ऑक्यूपेंसी 70% है। और ये जो रूम है इसमें 500 रुपीज एक्स्ट्रा भी चार्ज किया गया है। तो सबसे पहले हम रूम ए टाइप लेते हैं, जिसमें मैं एग्जाम्पशन जो बता रहा हूँ कि होटल इन गेस्ट हाउस, कैंप साइट, वॉट एवर द नेम कॉल्ड, ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई यूनिट अकोमोडेशन बिलो और इक्वल्स टू 1000 रुपीज और इक्विवेलेंट, तो वो केस में एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ बेटा 1700 जहां तक देखा जाए, यहाँ पे ये वैल्यू आई, कैसे आई 1700, 1500 डिस्काउंट, यानी क्योंकि वैल्यू आपको सेक्शन 15 के हिसाब से लेना है, डिस्काउंट 300 डिडक्ट होगा, प्लस 500 पर रूम एमिनिटीज चार्जेस है। तो वो एमिनिटीज चार्जेस इंसिडेंटल और एंसिलरी है जो आपको ऐड करना है सेक्शन 15(2) में, वो ऐड करके 1700 आता है। और 25 डेज, ओके, और यहाँ पे 70% रूम्स, यानी क्यों, क्योंकि ये बुकिंग रूम डेज जो है 25 डेज है और आपका जो यहाँ पे 10 रूम्स,
ओके इंटू 70% यानी 7 रूम, तो मल्टीप्लाई बाय 25 डेज। आपको ये नहीं लेना है, ये पूरा 30 डेज का है, वो नहीं लेना है। ओके आपका जो बुकिंग डेज है 25 इफेक्टिवली है, तो ये 25 ही आपको इफेक्टिवली यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे इफेक्टिवली 120 ही लेना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो है उसका 70% आपका ऑन एन एवरेज बुकिंग होता है। तो इसके हिसाब से आपकी टैक्सेबल वैल्यू है 2,97,500। और रूम बी की अगर आप वैल्यू निकालो तो 1500 माइनस 500 तो 1000 है। 1000 बिलो 1000 नहीं है, इक्वल भी वर्ड आ गया है, इक्वल्स टू 1000 होगा तो भी यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन में यहाँ पे जो है इक्वल्स टू 1000, तो आप जरूर यहाँ पे एग्जम्पशन ले सकते हो, क्योंकि पर डे यूनिट अकोमोडेशन बिलो 1000 है, तो ये रूम्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। ये हमने देखा बेटा यहाँ पे एक प्रॉब्लम। चलिए बेटा नाउ नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्टार होटल्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू देयर सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 20XX। ठीक है, होटल है और 20 सितंबर, होटल हैज 45 रूम्स। ठीक है, आउट ऑफ विच 30 रूम्स वेर डिलक्स रूम्स with a declared tariff 1200 per day, and other 50 rooms are semi deluxe room with declared tariff 800 per day. Okay, the hotel has a practice of offering 20%, 25% discounts on deluxe room. The occupancy ratio of the rooms on an average was 80%. 80% occupancy ratio है। Receipt for serving the food from air conditioning restaurant, restaurant taxable होगा 6 lakhs. Gross receipt for serving food from non-air conditioning restaurant clearly demarcated and separately named 4 lakhs. Compute the value of taxable service and provide the explanation. अब देखो अगर यहाँ 1200 पर डे है डिलक्स रूम का, उसमें भी 25% डिस्काउंट है, तो वो सिचुएशन में पर रूम यानी यूनिट अकोमोडेशन जो है यहाँ पे 1000 के नीचे जाता है। अगर आपको एग्जम्पशन याद होगा तो एग्जम्पशन था कि रेंटिंग ऑफ सर्विस बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंप साइट फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पजेस इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी वो 1000 से कम ही आ जाएगी। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये जो है यहाँ पे और सेमी डिलक्स रूम जो है उसका तो 800 है, तो सेमी डिलक्स रूम 800 तो वो तो एग्जम्पशन ही रहेगा। और डिलक्स रूम अगर 1200 है 300 डिस्काउंट यानी 900 तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। और रेस्टोरेंट की दोनों केस में टैक्सेबल होगा। अगर आप नोट्स ध्यान से देखते हो तो नोट्स यहाँ क्लियरली दिया है, जो एग्जम्पशन मैंने कहा है कि बिलो और इक्वल्स टू 1000 को एग्जम्पशन दिया है। ख्याल रहे रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, इसके पहले रिलीजियस प्लेस का प्रेसिंग्स देखा था, वहां अगर रूम दिया जाए तो वहां बिलो 1000 है। ख्याल रखना कि रिलीजियस प्लेस का होगा तो बिलो 1000 है, यानी धर्मशाला वगैरह होगी तो बिलो 1000 है। होटल इन गेस्ट हाउस के लिए ओके बिलो 1000 और इक्वल्स टू 1000 है। तो दोनों में ये एक डिफरेंस है जो आप ध्यान रखना जरूर। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमने देखा, प्रॉब्लम इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। Roshan of Bengaluru owns 7 properties in different parts of Karnataka. From the information given below, find out GST for the quarter ending 31st March 20XX. GST rate is 18%, 9 plus 9. Municipal tax pertaining to this property is 44,000. Expenditure on repair 1,32,000 and fire insurance premium paid by Roshan is 48,000. तो देखिए यहाँ पे रेंट मिला, म्यूनसिपल टैक्सेस जो है 44,000 है, एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स 1,32,000 है, और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया गया वो 48,000 है बिल्डिंग से रिलेटेड। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग
गिवन ऑन रेंट एज अ सैलरीड एम्प्लॉय फॉर रेसिडेंस। तो अगर आपको एग्जाम्शन याद होगा तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस, तो वो एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज फॉर रेसिडेंस ये एग्जम्प्ट रहेगा। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट टू अ बैंक फॉर रेसिडेंस ऑफ ब्रांच मैनेजर। तो रेसिडेंस ऑफ ब्रांच मैनेजर को तो ये भी रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया गया, तो ये भी एग्जम्प्ट रहेगा ना। उसके बाद में रेंट ऑफ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड 3 गिवन ऑन रेंट टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ये वैकेंट लैंड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये टैक्सेबल होगा। रेंट ऑफ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड गिवन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा था कि कोई भी वैकेंट लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया गया तो वो एग्जम्प्ट रहेगा, तो इसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट टू बी लिमिटेड फॉर रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, तो अगर यहाँ पे रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉय के लिए दिया तो ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। ख्याल रहे क्यों ना ये यहाँ पे बिल्डिंग जो दी गई ये कंपनी को दी गई, पर ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई, यानी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस के लिए दी गई, तो इसको यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा। उसके बाद में रेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, तो ये टैक्सेबल रहेगा। Rent of residential building, it is situated in residential area but used for commercial purposes and it is given on rent on the understanding that tenant can use it for commercial purpose if there is no objection by municipal corporation। ख्याल रहे इवन दो वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है लेकिन दूसरी कंडीशन है, इट मस्ट बी यूज फॉर रेसिडेंस, और वो रेसिडेंस के लिए नहीं, वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये टैक्सेबल रहेगा बेटा। ओके तो यहाँ पे देखो क्या क्या टैक्सेबल, 8 लाख, ओके 1,50,000 एंड 6,50,000। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 6,50,000, तो यहाँ सॉरी बेटा, तो यहाँ और दूसरा वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे टोटल 16 लाख आ जाएगा जिसके ऊपर जीएसटी होगा। नाउ अब नीचे नोट जो दिया है, रोशन हैज पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स एंड बिल्डिंग, these expenses are not deductible while calculating the value of taxable supply. However, input tax credit pertaining to these expenses can be claimed subject to provision of section 17। मतलब इसका कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा। ओके हाँ, और म्यूनिसिपल टैक्सेस भी हम वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके यहाँ पे सॉरी, हाँ म्यूनिसिपल टैक्सेस जो उसने पे किए अगर वो टेनेंट से कलेक्ट करता, ध्यान सुनना, म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर वो टेनेंट से कलेक्ट करता तो हम वो वैल्यू में ऐड करते, लेकिन यहाँ वो सेक्शन 15(2) में वही ऐड होगा जो आप कलेक्ट करते हो, या वो कलेक्ट नहीं कर रहा है, अपने जेब से पे कर रहा है, तो फिर ऐड करने का सवाल ही नहीं आता है क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लिया। लेकिन अगर प्रॉब्लम में ऐसा दिया जाता कि म्यूनिसिपल टैक्सेस टेनेंट से लिया गया तो फिर हम ऐड करते, अदरवाइज हम ये ऐड नहीं करते। तो यहाँ स्टूडेंट से मिस्टेक हो सकती है, म्यूनिसिपल टैक्सेस सेक्शन 15(2) में ऐड कर देंगे, नहीं। ओके वो तभी ऐड करना इफ कलेक्टेड फ्रॉम द टेनेंट, और उसके खुद के खर्चे तो सवाल ही नहीं, वो ऐड होगा ही नहीं। हाँ अगर वो खुद के खर्चे करता और ये लिखा जाता कि वो टेनेंट से ले रहा है तो फिर हम उसको ओके सेक्शन 15(2) में ऐड कर देते वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो था हमने कंप्लीट किया। यस बेटा, सो नाउ यहाँ पे ये जो है मेसर्स अभिनव प्रॉपर्टीज, ये भी रेंटिंग से रिलेटेड है। मेसर्स अभिनव प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज अ टैक्सेबल पर्सन, अभिनव प्रॉपर्टीज हैं रजिस्टर्ड हैं टैक्सेबल पर्सन, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेंटिंग वेरियस इमूवेबल प्रॉपर्टीज ओन बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ एंडिंग 31st March। It collected the rent of 5 lakhs. The said sum includes, अब ख्याल रहे टोटल दे दिया है और उसमें ये सारा रेंट इंक्लूड है, यानी ये प्रॉब्लम जो दिया गया ये बैकवर्ड अप्रोच से है। तो चलिए बैकवर्ड अच्छा प्रॉब्लम है कि बैकवर्ड अप्रोच से लेना है तो किस तरह से लेना है। आरटीपी दिसंबर 2018 में ये सवाल पूछा गया था। वैकेंट लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर 50,000। अब ध्यान से देखिएगा, वैकेंट लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर का है। अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जम्पशन याद होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर के एग्जम्पशन में हमने क्या देखा था कि अगर वैकेंट लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस दिया जाए तो एग्जम्प्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये 50,000 पे आपको जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 50,000 पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए तो वो सिचुएशन में
यहाँ पे ये डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, इसलिए ये 50,000 हम लेस करेंगे और लेस करने की टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। सेकंड, लैंड यूज फॉर फेमस सर्कस, इसको कोई एग्जम्पशन है नहीं, इसलिए ये टैक्सेबल रहेगा। टैक्सेबल रहेगा तो 5 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, हाउस लेट टू इंडिविजुअल फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस, यानी देखो इसमें जहाँ जहाँ भी रेंट पे एग्जम्पशन है सब कुछ मैंने कवर किया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस दिया जाए तो एग्जम्प्ट है, यानी 70,000 पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो ये टैक्सेबल वैल्यू में ऐड नहीं होगा, यानी ये 70,000 डिडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बिल्डिंग लेट टू मेसर्स लाइट हाउस होटल, होटल कमर्शियल पर्पस के लिए बिल्डिंग दिया गया है, तो ये जो है ये इंक्लूड किया जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 5 लाख में वो इंक्लूडेड है। उसके बाद में वैकेंट लैंड गिवन ऑन लीज टू मेसर्स पीएरसी लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट लेटर स्टेज टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस, तो भी ये इंक्लूड किया जाएगा और वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। प्रीमाइसेस लेट टू टेम्पल ट्रस्ट, ख्याल रहे एग्जम्पशन जो है वो एग्जम्पशन प्रिसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस पे है, याद करो प्रिसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस पे एग्जम्पशन दिया गया है, तो यहाँ प्रिसिंक्ट्स नहीं दिया जा रहा है, रेंट पे जो दिया जा रहा है वो है टेम्पल को प्रीमाइज दिया जा रहा है, तो अगर टेम्पल को प्रीमाइज दिया तो उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है दोस्तों, तो ये टैक्सेबल है और वो इंक्लूडेड रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में प्रीमाइसेस लेट टू कोचिंग सेंटर्स, ये भी इंक्लूड रहेगा। बिल्डिंग लेट टू थिएटर्स, ये भी इंक्लूड रहेगा। Compute the amount of GST payable by firm, assuming that rent is exclusive of GST, if any, applicable in each case. Rate of GST 18%, make suitable assumption. तो ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ये, और यहाँ पे नोट्स के लिए और रिमार्क के लिए अगर आप तीसरा कॉलम डाल दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रेजेंटेशन भी आपका बड़ा सुंदर दिखेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ ये क्वेश्चन जो है बेटा एंटरटेनमेंट सेक्टर का है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम फॉलोइंग सम रिसीव्ड बाय एसकेसी लिमिटेड एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। चलिए, ये सारी पॉइंट्स देखने के पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे एंटरटेनमेंट सेक्टर का एग्जम्पशन हम रिवाइज कर लेते हैं, बड़ा अच्छा चार्ट है। मैं स्क्रीन दे दूंगा आपको बाद में, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है। एंटरटेनमेंट सेक्टर में ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 5 एग्जम्पशन है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो मेरे नोट्स में मैंने 5 एग्जम्पशन लिए हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सर्विसेज यहाँ पे परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, आर्टिस्ट अगर फोक और क्लासिकल फॉर्म में परफॉर्मेंस देता है, मे बी म्यूजिक में हो सकता है, डांस में हो सकता है या थिएटर परफॉर्मेंस होता है, जहां कंसिडरेशन 1,50,000 या उससे कम है, तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये पर परफॉर्मेंस एग्जम्पशन रहेगा अगर इनवॉइस अमाउंट 1,50,000 या उससे कम होगा, लेकिन वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करेगा तो यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ख्याल रखें, ये फोक और क्लासिकल फॉर्म में ही होना चाहिए, वेस्टर्न या नॉर्मल डांस में नहीं होना चाहिए, म्यूजिक या थिएटर परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जम्पशन जो है एडमिशन टू मतलब टिकट चार्जेस। जो टिकट चार्जेस है इसमें ओके 3 जगह आप एडमिशन से जो टिकट के चार्जेस लगते हो उसको एग्जम्पशन ले सकते हो। पहला एंटरटेनमेंट सेक्टर, ध्यान से देखिएगा, पहला एंटरटेनमेंट सेक्टर, दूसरा एंट्री टू मॉन्यूमेंट्स और तीसरा जू म्यूजियम वगैरह एक्सेट्रा। एंटरटेनमेंट सेक्टर में उन्होंने दिया है 4 क्लॉजेस है। अगर सर्कस की टिकट्स, डांस या थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होगा यानी बैलेट ड्रामा वगैरह होगा, या अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पैजेंट्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंस या नॉन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स हो गए या रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स हो गए या यहाँ पे प्लानिटेरियम होगा, तो ये सिचुएशन में ओके इसकी जो टिकट चार्जेस होगी उसको एग्जम्पशन मिलेगा। पर उन्होंने ये रखा कि टिकट की अमाउंट जो है 500 या उससे कम होनी चाहिए तो ही एग्जम्पशन मिलेगा। अगर टिकट की अमाउंट 500 से ज़्यादा है तो वो किस सिचुएशन में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में एंट्री टू मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो है जैसे ताजमहल हुआ या अजंता एलोरा हुआ तो वो उसके टिकट पे एग्जम्पशन दिया गया। और म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व
या जू में अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे एग्जाम्शन मिलेगा, कोई टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये कि ये जो चार एंटरटेनमेंट में ये जो ABCD 4 सेक्टर है, ये 4 सेक्टर में यहाँ पे कंसिडरेशन की उन्होंने लिमिट दी है और वो है 500 या उससे कम होने चाहिए। लेकिन ये जो 2 सेक्टर है जैसे मॉन्यूमेंट है या म्यूजियम वगैरह, यहाँ कोई कंसिडरेशन की लिमिट नहीं है, मतलब यहाँ टिकट चार्जेस 1500 या 2000 हो, यहाँ पे एग्जाम्शन आपको मिल जाएगा। और तीसरा ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल एक्टिविटी यानी कौन सा, आर्ट और कल्चर, ओके, इसकी ट्रेनिंग कोचिंग देते हो तो एग्जाम्प्ट है। या स्पोर्ट, स्पोर्ट बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो यहाँ पे एग्जाम्शन दिया गया। इन दोनों में एक डिफरेंस समझ लो, और वो डिफरेंस ये है कि आर्ट और कल्चर में जरूरी नहीं है कि वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ही होना चाहिए, इंडिया में कोई भी आर्ट और कल्चर में ये सर्विसेज देता है तो एग्जाम्शन है। लेकिन स्पोर्ट के केस में ध्यान से सुनिएगा, स्पोर्ट्स के केस में यहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है उनको ही यहाँ एग्जाम्शन दिया गया है। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू एंटरटेनमेंट सेक्टर, यहाँ पे हमने देखा। चलो इसके बेसिस पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फोटो लेना है तो आप फोटो ले सकते हो, चार्ट बड़ा अच्छा है। चलिए, तो अब यहां पे देखिए, compute the value of taxable supplies from following sums received by SKC Limited. ओके, तो होल्डिंग डांस प्रोग्राम एंट्री टिकट देयर ऑफ वेयर सोल्ड 250, एंट्री डांस प्रोग्राम है और एंट्री टिकट 250 है। क्या डांस प्रोग्राम हमारे इसमें आ जाता है? यस, ये देखो यहाँ पे डांस प्रोग्राम आ रहा है। 2 मिनट बेटा, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। सो बेटा अगर आप देखते हो तो डांस इसमें कवर्ड है और कंसिडरेशन 500 से कम है, तो डांस अगर कंसिडरेशन 500 से कम है तो ये एग्जम्प्ट रहेगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं है। दूसरा, एडमिशन टू प्लानिटेरियम 4 लाख, एंट्री टिकट 350, तो क्या प्लानिटेरियम कवर्ड है? यस, ओके, यहाँ पे प्लानिटेरियम कवर्ड है और 500 रुपए से कम है, तो ये सिचुएशन है बेटा, यहाँ पे भी एग्जाम्शन आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होल्डिंग ऑन क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ऑर्गेनाइज बाय BCCI, एंट्री टिकट्स वेयर ऑफ इज 550 पर पर्सन, 610 lakhs। तो अब ख्याल रखना, वो रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट हो, अगर आप देखते हो तो वो रिकॉग्नाइज नॉन रिकॉग्नाइज हो या रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट हो। अगर टिकट 500 रुपए के ऊपर है तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टिकट 550 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद में होल्डिंग इंडियन प्रीमियर लीग मैच बिटवीन पुणे वॉरियर्स एंड रॉयल चैलेंजर्स, एंट्री टिकट जो है 250 है, अगर 250 एंट्री टिकट है तो इसको एग्जाम्शन मिल जाएगा। उसके बाद में होल्डिंग अवार्ड फंक्शन एंट्री टिकट देयर ऑफ वेयर सोल्ड 200%, क्या अवार्ड फंक्शन कवर्ड है? बिल्कुल, अवार्ड फंक्शन अगर आप देखते हो तो ये अवार्ड फंक्शन यहाँ पे कवर्ड है। अगर अवार्ड फंक्शन कवर्ड है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे टिकट भी 500 रुपए से कम है, तो क्या इसको एग्जाम्शन मिल जाएगा? तो यस, इसको यहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे इसको एग्जाम्शन मिल जाएगा। उसके बाद में एडमिशन टू म्यूजिक कॉन्सर्ट AR रहमान, एंट्री टिकट 850, इसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रनिंग अ वीडियो पार्लर शोइंग सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, टिकट 600 पर पर्सन। वैसे ओके, ख्याल रहे सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इसमें कवर्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखा तो सिनेमा वगैरह कवर्ड नहीं है, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस कवर्ड है पर सिनेमा कवर्ड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सिनेमाटोग्राफिक फिल्म वगैरह कवर्ड नहीं है या अम्यूजमेंट पार्क वगैरह कवर्ड नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ एग्जाम्शन मत देना, इवन दो 500 से कम हो, इवन दो 500 से कम हो, पर यहाँ पे पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ये ख्याल रहे, ये ख्याल रहे कि पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। उसके बाद में एक्टिंग इवेंट मैनेजर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, इवेंट एज अ इवेंट मैनेजर सर्विस दे रहे हो तो ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। उसके बाद में रिसिक फ्रॉम रनिंग अ सर्कस, वैल्यू ऑफ टिकट 600, हाँ सर्कस कवर्ड है, अगर आप देखते हो तो इसमें सर्कस कवर्ड है पर टिकट वैल्यू 600 पर पर्सन होने की वजह से वो टैक्सेबल हो जाएगा। बैलेट विच टिकट प्राइजेस इज 300, अब थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में बैलेट आता है 300 है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में शोइंग सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, सिनेमा कवर्ड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेमा कवर्ड नहीं है, क्यों ना वो 200 रुपए भी टिकट होती तो भी सिनेमा कवर्ड नहीं है, तो ये टैक्सेबल हो जाता। उसके बाद में गैम्बलिंग सर्विस एंड कैसीनो, बेट वैल्यू 150, अर्निंग ओके 5 लाख, तो ऐसे सिचुएशन में आपको याद होगा लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जो है ये सप्लाई माना गया है, इसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, तो चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा टैक्सेबल है। 610 मैच हो रहा है हमारा। उसके बाद में ये जो 25 लाख है
तो ये 25 लाख, चलो ये भी मैच हो गया। उसके बाद में ये 15 लाख है, ये भी मैच हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 8 लाख, ये भी मैच हो गया। उसके बाद में 15 लाख, वो भी मैच हो गया। ओके 8 लाख भी मैच हो गया। उसके बाद में 15 लाख भी मैच हो गया। उसके बाद में बैलेट जो है एग्जाम्शन में है, शोइंग सिनेमाटोग्राफिक फिल्म 15 लाख, वो भी मैच हो गया। और गैम्बलिंग और कैसीनो सर्विसेज, ओके 150 लाख का बेट वैल्यू, अर्निंग जाने दो कुछ भी हो, 150 लाख का बेट वैल्यू वो, यानी 838 लाख जो है यहाँ पे ओके आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई। और ये केयरफुली जो मैंने अभी चार्ट बनाया है, ये केयरफुली देख लेना बेटा, नोट्स किस तरह से लिखी गई है। अगर इस एंटरटेनमेंट सेक्टर के सभी पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर लिए, अगर कोई भी सवाल या क्वेश्चन पूछा जाए तो डेफिनेटली आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एंटरटेनमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। केसर महाराज अ रिनॉन क्लासिकल डांसर, अंडरलाइन क्लासिकल डांसर दिया है, गिव अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन अ ऑडिटोरियम, द कंसिडरेशन चार्ज फॉर द सेड परफॉर्मेंस इज 98,500. Is Kesar Maharaj liable to pay GST on the consideration received for the said performance? If such performance is not for the promotion of any product services, इफ यस डिटरमाइन इज जीएसटी लाइबिलिटी, मतलब ये कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। विल योर आंसर डिफरेंट इफ कंसिडरेशन चार्ज बाय केसर महाराज इज 1,60,000। चलिए ये चारों पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक एग्जम्पशन है, और वो एग्जम्पशन कौन सा है? वो एग्जम्पशन ये है कि अगर यहाँ पे सर्विस परफॉर्म बाय आर्टिस्ट है जो फोक या क्लासिकल फॉर्म में दे रहा है, ये दोनों ही अलाउड है। और म्यूजिक, डांस और थिएटर परफॉर्मेंस देगा जहां कंसिडरेशन पर परफॉर्मेंस 1,50,000 या उससे कम है तो एग्जाम्शन मिलेगा। और नेक्स्ट जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर अगर दे रहा है तो यह एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में केसर महाराज जो है क्लासिकल डांस में यहाँ पे क्लासिकल डांस में सर्विसेज दे रहा है और परफॉर्मेंस की वैल्यू 98,500 है। अगर परफॉर्मेंस की वैल्यू 98,500 है मतलब ये 1,50,000 से नीचे है। अगर 1,50,000 से नीचे है तो वो सिचुएशन में एग्जाम्शन मिल जाएगा। ओके तो ऐसे केस में एग्जाम्ट होगी क्योंकि वैल्यू जो है 98,500 है। अब फर्स्ट कंसिडरेशन चार्ज बाय केसर महाराज फॉर द सेड परफॉर्मेंस इज 1,60,000। ओके तो 1,60,000 का जो कंसिडरेशन है वो चार्ज किया जा रहा है। तो अब वो 1,50,000 से ज़्यादा है तो वो सिचुएशन में ओके यहाँ पे 1,50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे लायबल टू जीएसटी रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, केसर महाराज इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओके फूड प्रोडक्ट एंड अफोर्सेड परफॉर्मेंस इज फॉर द प्रमोशन ऑफ ओके फूड प्रोडक्ट। तो अगर अफोर्सेड परफॉर्मेंस एज अ ब्रांड एम्बेसडर होगा तो लायबल टू जीएसटी रहेगा। उसके बाद में केसर महाराज गिव्स अ कंटेम्प्ररी बॉलीवुड स्टाइल डांस परफॉर्मेंस इन अ टीवी सीरियल। ओके कंटेम्प्ररी ओके बॉलीवुड स्टाइल, तो वो सिर्फ फोक या क्लासिकल फॉर्म को ही बेनिफिट दिया गया है। अगर ये डांस परफॉर्मेंस यहाँ बॉलीवुड स्टाइल होगा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके तो वो भी यहाँ पे चार्जेबल रहेगा। उसके बाद में केसर महाराज गिव्स अ कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट्स। कोचिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी में होगी तो यस वो एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे ओके ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में जो एग्जाम्शन है बेटा ओके ये मैंने लास्ट प्रॉब्लम में भी ये चार्ट आपको बताया था। ओके तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक एग्जाम्शन है कि ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, तो वो सिचुएशन में एग्जाम्शन मिलेगा अगर वो आर्ट और कल्चर में है। और आर्ट और कल्चर में ये जरूरी नहीं है कि वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के केस में वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होना जरूरी है, पर आर्ट और कल्चर में चैरिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं देना चाहिए ऐसा नहीं है। केसर महाराज भी दे सकते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पे भी उसको एग्जाम्शन मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। चलिए